यह व्यक्ति 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसके बाल कंधों तक लटक रहे थे और उसका भयंकर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे तांबे या कांसे से बना हो। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह कोई राक्षस है जो उनका रास्ता रोक रहा है। उसकी आभा बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। उसकी नजर पड़ते ही उनके सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। हान वेनजुन, ली वानजी और जिया युनचोंग सभी हैरान थे। उन्होंने इस व्यक्ति को एक महान व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने एक बार महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को हिला दिया था। भयंकर यांग कसाई तु कियानशांग। अरे मोटे, क्या तुम्हें लोगों को इस तरह डराना है? आज मैं अपने दोस्त के साथ हाई प्रीस्ट से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए अपनी गर्दन धो लो और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें तब तक कुचलूंगा जब तक तुम्हारी एक भी उंगलियां नहीं बचेंगी। सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से मुट्ठी बांधी। जिया युनचोंग की आत्मा लगभग डर के मारे भाग गई और उसका चेहरा हरा हो गया। क्या सिद्धार्थ अब अपनी जिंदगी नहीं चाहता था? जैसी कि उम्मीद थी, तो कियानशान ने गुस्से से भौहें सिकोड़ी और उसने सिद्धार्थ की ओर मुट्ठी भी बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। चाचा मोटे, पिछली बार आप बहुत बुरी तरह हार गए थे। क्या आप इस बार बदला लेंगे? इस भयानक राक्षसी तु कियानशान के सामने जिया युलुओ को जरा भी डर नहीं लगा और वह हंस भी पड़ी। यह तु कियानशान डरावना नहीं था। असली आतंक तो तब आया जब सिद्धार्थ और तु कियानशान ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उस समय वे एक दूसरे को बुरी तरह से कोसने लगे थे। उसका वर्तमान रूप वास्तव में उसका दोस्ताना रूप था। तु कियानशान ने गुस्से में कहा, अरे लड़की, क्या तुम बोलना जानती हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? कितने दुखद नुकसान। वह एक मेहमान है और एक बच्चा है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उसे कुछ जीतने देना था। जल्दी करो और जाओ ताकि तुम वापस आ सको। इस बार मैं अपने सारे नुकसान मिटा दूंगा। तु कियानशान के अंतिम शब्दों ने जिया युलुओ के शब्दों की पुष्टि कर दी। तु कियानशान पिछली बार हार गया था और उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तु कियानशान के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए वे वाइन गॉड पैलेस के स्वागत करने वाले शिष्य के पीछे आगे बढ़े। सिद्धार्थ, तुमने उस डरावने आदमी को हरा दिया। तुमने यह कैसे किया? जिया युनचोंग ने पूछे बिना नहीं रह सका। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम शराब पीने का खेल खेल रहे थे। वह मुझे हरा नहीं सका और जैसे ही वह हार गया, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। जब मुझे गाली दी गई तो मैंने भी गाली दी और वह भी गाली देने में मुझे नहीं हरा सका। अब वह फिर से हारना चाहता है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? जिया युनचोंग चौंक गया। किस बात से डरता है? वह अब वाइन गॉड पैलेस का शिष्य है और उसने बहुत पहले ही अपने कसाई के ब्लेड को वाइन बैरल से बदल दिया है। वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वह मुझे उंगली अनुमान लगाने के खेल में नहीं हरा सका। वह मुझे गाली देने में नहीं हरा सका और वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुमने अभी उसका उग्र भाव नहीं देखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास मुझे हराने का कोई तरीका नहीं है। सच में उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारा दिन शराब बनाने में बिताने के बजाय मैं उसके साथ कुछ खेल, कुछ शराब पीना और कुछ गाली गलौज कर सकता हूँ। सोचो कि ऐसा जीवन कितना बढ़िया है। उसे मेरा बहुत आभारी होना चाहिए, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। जिया युलुओ ने हंसते हुए कहा, बड़ा भाई सिद्धार्थ बहुत दुष्ट है। वह चाचा मोटा उससे इतनी बुरी तरह से हार गया कि मैं उसे देखता ही रह गया। अंत में बड़ा भाई सिद्धार्थ इतना बेशर्म था कि उसने उससे शराब भी मांगी और जब उसने उसे शराब नहीं दी तो उसने उसे शाप दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को जमकर कोसा, लेकिन अंत में चाचा मोटे ने फिर भी बड़े भाई सिद्धार्थ को शराब दे दी। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा भाई सिद्धार्थ चाचा मोटे से ज्यादा दुष्ट और क्रूर है। हे कृतघ्न व्यक्ति जो दयालुता भूल जाता है, मेरी सारी शराब थूक दे, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। छी, अपना हाथ बाहर निकालो और मैं इसे थूक दूंगी। जिया युलुओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उल्टी करने जैसा इशारा किया। युलुओ, अपने शिष्टाचार पर ध्यान दो। तुम एक राजकुमारी हो। जिया युनचोंग ने जिया युलुओ को खींचा। यह बच्ची इतनी मूर्ख कैसे हो गई कि उसने ऐसा अनुचित काम किया? जी यान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से कार्य करना पसंद करता है। और बहन युलुओ भी बहुत अच्छी है। आप दयालु और शुद्ध हैं, इसलिए सहज होना ठीक है। ओह, बड़ी बहन जी यान मेरी बहुत तारीफ करती है। जिया युलुओ जी यान की प्रशंसा पाकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी।
हान वेंजुन और ली वानजी ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गुस्सा देखा। वे दोनों छाया की तरह थे, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए। हालांकि इस बार ग्रैंड जिया में आने का उनका मुख्य उद्देश्य वाइन गॉड पैलेस का पक्ष लेना था। उनके पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वागत करने वाले शिष्य ने उन्हें आगे बढ़ाया और वे एक बड़े पहाड़ को पार कर एक समतल भूमि पर पहुंचे जिसके ऊपर एक महल बना हुआ था। कृपया अंदर चलें। स्वागत करने वाले शिष्य ने उन्हें गेट तक ले जाकर रोका और कहा कि वे अंदर जा सकते हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले उन्होंने एक तहदार स्क्रीन देखी। उस पर एक कविता लिखी हुई थी। शराब में महान ब्रह्मांड समाहित है, बर्तन में समय का बीतना समाहित है। सभी चीजें गतिशील हैं, स्वतंत्र रूप से बदल रही हैं। साफ शराब पानी की तरह बेस्वाद है, मैली शराब सूप की तरह गाढ़ी है। आदिम अराजकता स्पष्टता और मैलेपन में बदल जाती है। आकाश के भीतर सैकड़ों स्वाद बनते हैं। शराब व्यक्ति को प्रसिद्धि और भाग्य की पथहीन खोज से बचने में मदद करती है। नशे में होना 10,000 दाओस का सपना देखना है, जागना दुनिया को देखना है। यह कविता अमर पात्रों का उपयोग करके लिखी गई थी। पात्रों के स्ट्रोक कभी रुके नहीं, जिससे कविता ऐसी लगती थी जैसे इसे एक बार में ही लिख दिया गया हो। यह थोड़ी अव्यवस्थित और लापरवाह भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा गया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मास्टर सुलेखक ने शराब पीकर बिना किसी सफाई की परवाह किए इसे लिख दिया हो। यह आत्मविश्वास से भरा और आसान था और इसमें अपना खुद का दांव आकर्षण था। जी यान और अन्य लोग स्क्रीन के सामने खड़े होकर शब्दों को देखते हुए विचारों में खो गए। चाहे वे वास्तविक शब्द हों या सुलेख, उन सभी में असीम दांव आकर्षण था। अगर वे इसके भीतर की गहराई को समझ पाते तो यह उनके लिए जीवन भर लाभकारी होता। यह एक तरह का चरम क्षेत्र है और एक कलात्मक क्षेत्र भी है। लेखक की भावना और अंतर्दृष्टि की एक झलक ने उन्हें अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए इस तेज और लापरवाह तरीके का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह की बुद्धिमत्ता, यह जादुई शक्ति, हान वेंजुन ने लेखन की जांच करते हुए प्रशंसा की। यह अज्ञात था कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा था या नहीं, लेकिन उसकी प्रशंसा की विशाल राशि ने सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या उसे वाकई कोई शर्म नहीं थी? अगर उसे तारीफ करनी भी थी तो उसे तथ्यों के आधार पर करनी चाहिए थी। हान वेंजुन ने जिस तरह से कहा, ऐसा लग रहा था कि ये शब्द मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। जैसा कि ग्रैंड हान के राजकुमार से उम्मीद की जाती है, शब्दों के साथ यह कल्पना शक्ति और प्रतिभा सराहनीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य मित्र इस बूढ़े व्यक्ति की लिखावट की सराहना कर सकते हैं। महल के भीतर से एक प्राचीन आवाज गूंजी। हर कोई हैरान था। अगर यह व्यक्ति महल के अंदर से बोल रहा था तो इसका मतलब था कि वह महायाजक ही था। यह अप्रत्याशित था कि यह कविता महायाजक ने खुद लिखी थी। सीनियर की सुलेख कला बेपरवाह और उन्मुक्त है। बोल्ड स्ट्रोक्स कुंडलित ड्रैगन की तरह हैं जो अपनी स्वयं की उत्कृष्ट इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ली वानजी ने कहा। हान वेंजुन के बाद ली वानजी ने भी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, जिससे सिद्धार्थ अवाक रह गया। महायाजक की आवाज गूंजी, इस बूढ़े आदमी की सुलेख कला बहुत ही घटिया है। युवा मित्र द्वारा मेरी इस तरह प्रशंसा करना मुझे शर्म से लाल कर देता है। क्या अन्य मित्रों के पास कहने के लिए कुछ है? कृपया विवश न हो। महायाजक की आवाज बहुत ही दयालु और शांत थी। उनमें किसी अद्वितीय विशेषज्ञ की दबंगई नहीं थी। वे एक दयालु बुजुर्ग की तरह लग रहे थे। यह छोटा बच्चा सुलेख नहीं समझता, लेकिन शब्दों के भीतर मैं एक असीम और राजसी कलात्मक क्षेत्र को महसूस कर सकता हूँ। यह मेरी साधना के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए वरिष्ठ की दिव्यकृति ने मुझे पहले ही बहुत लाभान्वित किया है, जिया युनचोंग ने सम्मानपूर्वक कहा। युवा मित्र अपराजेय दांव की साधना करता है, जिसके लिए हृदय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हृदय को चिंता मुक्त रखना बहुत कठिन है, उच्च पुजारी ने कहा। सिद्धार्थ, मैं। जिया यूलुओ थोड़ा घबराया हुआ था। यह ठीक है। सबसे खराब स्थिति में बस बकवास बातें ही कहो। उच्च पुजारी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वह तुम्हें नहीं मारेंगे। सिद्धार्थ ने पीली जिया यूलुओ को देखकर मुस्कुराया। अब जी यान भी अवाक रह गया। सिद्धार्थ ने वाकई कुछ कहने की हिम्मत की। क्या उसे पहले स्थिति का अंदाजा लगाना नहीं आता था? हाँ, युवा मित्र, घबराओ मत। तुम जो चाहो कह सकते हो, उच्च पुजारी ने हंसते हुए कहा। तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं इनमें से ज्यादातर किरदारों को पहचान भी नहीं पाती, जिया यूलुओ ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, बढ़िया।
किसी का इतना स्पष्टवादी होना दुर्लभ है। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप नहीं जानते। दुनिया की विशालता को देखते हुए कौन संभवतः सब कुछ जान सकता है? उच्च पुजारी ने हंसते हुए कहा, आश्चर्यजनक रूप से खुश लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, महायाजक, जिया युलुओ ने खुशी से कहा, इतनी आत्मीयता से कि उसने महायाजक को बुलाने का तरीका भी बदल दिया, वरिष्ठ से दादाजी तक। लेकिन जिया युलुओ प्यारी लग रही थी, खासकर जब वह जिद्दी नहीं थी। वह एक शुद्ध बच्ची की तरह लग रही थी, जिसके पास स्वाभाविक रूप से कोई साजिश नहीं थी। भ्रामक संगीत अमर महल के प्रतिष्ठित शिष्य, क्या आप मेरी लिखी बातों पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जब उच्च पुजारी जी यान की ओर आया तो उसका स्वर स्पष्ट रूप से अलग था। ऐसा लग रहा था कि वह उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। स्वर्गीय दाओस तक पहुंचने के लिए वाइन दाओ का उपयोग करना, तोड़ने का प्रयास करना। जी यान ने धीरे से अपना मुंह खोला और केवल कुछ शब्द कहे। वास्तव में मायावी संगीत अमर महल के प्रतिभाशाली होने के योग्य। तुम मेरे दायरे को भी देखने में कामयाब रहे। उच्च पुजारी ने जी यान की टिप्पणी की बहुत सराहना की। युवा मित्र सिद्धार्थ, पिछली बार जब तुम आए थे तो मैं एकांत में था, इसलिए हमें मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। यह वास्तव में खेदजनक था। लेकिन मैंने सुना है कि तुम मेरे वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों से सब कुछ लूटने में कामयाब रहे। यह क्षमता मुझे प्रशंसा से भर देती है। अब उच्च पुजारी की आवाज में मजाक का लहजा था। सिद्धार्थ को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा जल रहा है। ऐसा लगा जैसे उसने किसी बच्चे को धोखा देकर उसका लॉलीपॉप छीन लिया हो और अब उसका परिवार का मुखिया यह पूछने आया हो कि आखिर हुआ क्या था। उसने अजीब तरीके से कहा, खांसी, सच में यह सिर्फ एक सामाजिक आदान प्रदान था। हाँ, एक सामाजिक आदान प्रदान। सिद्धार्थ को लोगों को ठगने जैसी कोई बात स्वीकार नहीं करनी थी, चाहे उसे पीट पीट कर मार ही क्यों न दिया जाए। यही उसकी सबसे मजबूत बात थी। हाँ, यह तो बस एक मजाक था। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मित्र मेरी लिखी बातों के बारे में कुछ टिप्पणी दे सकते हैं? उच्च पुजारी ने कहा। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और कहा, शराब के अलावा और कुछ नहीं है। जब जी यान ने यह सुना तो वह सोच में डूब गई। जब उसने एक बार फिर उन शब्दों को देखा तो उसकी आंखों में अंतर्दृष्टि की चमक दिखाई दी और उसके होठों पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। शराब के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, शराब के अलावा और कुछ नहीं है। उच्च पुजारी प्रसन्नता से हंसे। धीरे धीरे पर्दा हटा और ईंटों से बना रास्ता दिखाई देने लगा। ईंटें इतनी पुरानी थीं कि वे धूसर हो गई थीं और उनमें बारीक दरारें पड़ गई थीं। पर्दे के पीछे एक मूर्ति थी। यह लगभग एक वास्तविक व्यक्ति के आकार की थी। इसमें एक आदमी को एक हाथ में शराब का बर्तन और दूसरे हाथ में शराब का प्याला पकड़े हुए दिखाया गया है, जो बिना किसी रोकटोक के शराब पी रहा है। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश के साथ साथ एक शांत और शांतिपूर्ण प्रकाश चमक रहा था। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, जी यान, जिया युनचोंग, हान वेंजुन और अन्य सभी अनजाने में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, जिससे सिद्धार्थ अचंभित रह गया। अरे, हमें घुटने क्यों टेकने पड़ते हैं? मुझे इसकी आदत नहीं है। बाकी सभी को मूर्ति के सामने श्रद्धापूर्वक झुकते देख सिद्धार्थ अचंभित होने से खुद को नहीं रोक सका। अब वह अकेला खड़ा होने के कारण बहुत ही विशिष्ट दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि यह शराब के देवता की मूर्ति है, जो शराब के देवता की विरासत का प्रतीक है, साथ ही शराब के देवता के दांव का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसके सामने घुटने टेकना भगवान के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करना था। यह आत्मसमर्पण का कोई तरीका नहीं था, बल्कि सिर्फ शिष्टाचार था। हालांकि लंबे समय से सिद्धार्थ खुद को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। लेकिन जब बाकी सभी लोग घुटनों के बल बैठे होंगे तो खड़े रहना सिद्धार्थ को असभ्य लगेगा। सिद्धार्थ ने बार बार खुद से कहा कि यह सिर्फ एक तरह का शिष्टाचार है, झुकने से अलग नहीं। वह अभी अपने घुटनों को मोड़ने में ही कामयाब हुआ था कि अचानक महायाजक की आवाज गूंजी, सब लोग अंदर आ जाओ। शराब पहले से ही तैयार है, इसलिए मैं तुम्हें इसे चखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद महायाजक, आप वाकई बहुत सुंदर, शालीन और होशियार हैं। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपकी शराब नहीं छीनूंगा। सिद्धार्थ घुटनों के बल बैठने की परंपरा से मुक्त होकर खुश था। अब सभी लोग उठ खड़े हुए, लेकिन सिद्धार्थ को देखकर उनके हाव भाव अजीब हो गए। वे इसलिए घुटने टेक रहे थे क्योंकि उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यह उनकी आत्मा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा से आया था और केवल घुटने टेक कर ही वे खुद को शांत कर सकते थे। सिद्धार्थ, कितना बेशर्म!
वाइन गॉड भी तुम्हारे घुटने टेकने के लायक नहीं है। हान वेंजुन ने सिद्धार्थ को यह देखकर सीधे अपमानित किया कि उसने वाइन गॉड की मूर्ति के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसे उम्मीद थी कि उच्च पुजारी उसे निष्कासित कर देंगे। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? सिद्धार्थ ने हान वेंजुन की ओर आंखें घुमाई। वह वाकई एक तुच्छ व्यक्ति था। वह किस तरह का घटिया राजकुमार था? जी यान ने सिद्धार्थ को हैरानी से देखा। उसे ईर्ष्या नहीं थी, वह बस यह जानना चाहती थी कि सिद्धार्थ एक देवता की दिव्य शक्ति को कैसे अनदेखा कर सकता है। क्या वह वास्तव में इतना घमंडी था कि वह एक देवता को भी अनदेखा कर सकता था? महायाजक का आह्वान सुनकर वे तेजी से आगे बढ़े। वे अभी मूर्ति के पास से निकले ही थे कि दरार! मूर्ति अचानक बारीक दरारों से ढक गई। दरारें बहुत छोटी थीं और आवाज भी बहुत हल्की थी। उनकी साधना के आधार छिन्न भिन्न हो जाने के कारण उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। सच तो यह है कि जिस क्षण सिद्धार्थ ने अपने घुटने मोड़ने शुरू किए, मूर्ति थोड़ी सी हिल गई थी। और यह वही क्षण था जब उच्च पुजारी ने उन्हें अंदर बुलाया था। जब वे महल के मुख्य हॉल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंबे सफेद बालों वाला एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी उनकी ओर बैठकर मुस्कुरा रहा था। शिष्य महायाजक को नमस्कार करता है। वे सभी जल्दी से झुक गए। यह महायाजक शराब देवता के महल में सर्वोच्च अधिकारी था। वे सभी उसके प्रति सम्मान महसूस करते थे। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया बैठ जाइए। महायाजक ने अपने सामने रखी चटाई की ओर इशारा किया। बाएं से दाएं जी यान, सिद्धार्थ, जिया यूलो, जिया युनचोंग, हान वेंजुन और ली वानजी चटाई पर बैठ गए और अपने सामने उच्च पुजारी को देख रहे थे। महायाजक एक बहुत ही साधारण बुजुर्ग की तरह दिखते थे। कोई भी उनसे किसी भी तरह की साधना की नींव नहीं देख सकता था। उन्होंने साधारण भांग के वस्त्र पहने थे और उनके पास एक बेंत था। यह साधारण लकड़ी से बना हुआ लग रहा था और यह कोई युद्ध हथियार नहीं था। महायाजक के सामने बैठने से उन सभी को असाधारण शांति का अनुभव हुआ। वे बिना किसी बाधा के उसके साथ सहज और परिचित हो सकते थे। बहुत दिनों से मैंने मेहमानों से बात नहीं की है। आज मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे युवाओं से इतनी बातें करने का मौका मिला। ऐसा लगता है कि मैं और भी जवान हो गया हूँ, महायाजक मुस्कुराया। दादाजी महायाजक, आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं, स्पष्टवादी और मुखर जिया यूलुओ ने सीधे उन्हें सांत्वना दी। अगर आप दादाजी को बड़े भाई में बदल दें तो वे वाकई बूढ़े नहीं लगेंगे। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर जल्दी ही कठोरता आ गई। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो शब्द वह अंदर ही अंदर सोच रहा था वे उसके मुंह से निकल गए। वह चौंककर महायाजक की ओर देखने लगा। आखिर यह किस तरह की क्षमता थी? सिद्धार्थ, असभ्य मत बनो। जी यान ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वह इतनी दूर जा रहा था कि हाई पुजारी की कीमत पर मजाक करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। बाकी लोग इतने स्तब्ध थे कि उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। हाँ, महायाजक हंसे, यह ठीक है। युवाओं को युवाओं की तरह व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा जब तक तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें अपनी युवावस्था में बहुत सतर्क रहने का पछतावा होगा। सिद्धार्थ शर्मिंदा था, साथ ही आशंकित भी। उच्च पुजारी शायद उससे भी ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा था। वह उसके सामने भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता था। शिष्य जी यान, उच्च पुजारी को अपना सम्मान देती है। मैं उच्च पुजारी से मार्गदर्शन की प्रार्थना करती हूँ, जी यान ने सम्मानपूर्वक कहा। इस बूढ़े आदमी के पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ गिलास पुरानी शराब दे सकता हूँ। महायाजक ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसके हाथ में एक सुराही आ गई और उसने उनमें से प्रत्येक के सामने शराब का एक कटोरा उंडेल दिया तथा उन्हें पीने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने अपना कटोरा उठाया। उसने पाया कि शराब बहुत ही गंदी लग रही थी, लेकिन ध्यान से जांच करने पर चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि ये गंदी चीजें वास्तव में रून थीं। शराब में वास्तव में रून थे। इसकी सारी ऊर्जा रून में बंद थी और जब शराब निगली गई तो रून तुरंत घुल गए। उनकी ऊर्जा पीने वाले के पूरे शरीर में फैल गई। भनभनाहट। सभी के शरीर चमकने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा तेजी से उनकी ओर बढ़ी, चारों ओर घूमती हुई। लेकिन एक अपवाद था। वह था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को लगा कि रून उसके पूरे शरीर में दौड़ रहे हैं, लगातार उसे पोषण दे रहे हैं। उसके सारे छिद्र खुल गए थे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को पीने के लिए। लेकिन उस ऊर्जा ने उसे अनदेखा कर दिया। यह उसके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर बाहर निकल गई और अन्य पांचों की ओर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे 6 भूखे बच्चे भोजन की भीख मांग रहे हों। बाकी सभी को भोजन मिल गया,
लेकिन सिद्धार्थ को नहीं। यह शराब मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में बनाई थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़कर शरीर को शांत करने में सक्षम है। यहाँ दूसरी शराब का स्वाद चखें। महायाजक ने उनके लिए शराब का एक और कटोरा डाला, लेकिन यह शराब पूरी तरह से साफ थी। अगर इसमें से खुशबू न आती तो इसे पानी माना जाता। उनके पेट में प्रवेश करते ही शराब की ऊर्जा धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैल गई। ऊर्जा की पिछली भयंकर धारा की तुलना में यह दूसरी शराब अधिक कोमल और मधुर थी, जो एक समृद्ध स्वाद छोड़ती थी। सिद्धार्थ स्वर्गीय दाव ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने देखा कि जी यान और अन्य लोग संतुष्ट और शांत भाव में थे। वे स्पष्ट रूप से एक विशेष अवस्था में थे। सिद्धार्थ अपने अंदर ही अंदर कड़वी मुस्कान बिखेरने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह बेकार ही आया है। इन आखिरी वाइन का उससे कोई लेना देना नहीं था। यह तीसरी शराब है। यह कुछ नया है जिसे मैं पिछले कुछ सालों से बना रहा हूं। कृपया इसका स्वाद चखें। सिद्धार्थ ने तीसरा कटोरा उठाया। जब उसने उसे पिया तो वह अचंभित रह गया। यह शराब कैसी थी? यह तो साफ तौर पर पानी था। सिद्धार्थ न केवल अचंभित था, बल्कि जी यान और अन्य लोग भी कुछ नहीं समझ पाए। उन्हें भी स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी पानी पिया हो। लेकिन जी यान की आंखों में अचानक समझ की किरणें चमक उठीं। महायाजक के सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभिक बिंदु ही अंतिम बिंदु भी है। पुनर्जन्म कोकून से बाहर निकलना, उच्चतर बिंदुओं की खोज में नए रास्ते पर आगे बढ़ना। जी यान ने आदरपूर्वक महायाजक की ओर सिर झुकाया। सच्चा दाव सादगी की पराकाष्ठा है। इसे एक वर्ग को एक वृत्त में बदलने में, एक बिंदु द्वारा टूटी हुई सतह में, एक सतह द्वारा ढके हुए शरीर में पाया जा सकता है। भले ही यह किसी देवता की विरासत हो, दाव फिर भी प्रगति कर सकता है, उच्च पुजारी ने कहा। जी यान ने एक बार फिर कृतज्ञता से भरकर प्रसन्नतापूर्वक महायाजक को प्रणाम किया। शिष्य भटक गया था और अगली बाधा को पार करने में असमर्थ था। आपके सुझावों ने मुझे यह समझने में मदद की है कि कैसे पार किया जाए। हाँ, मेरे पास आपको सुझाव देने की योग्यता नहीं है। मैंने आपको सिर्फ घटिया शराब के कुछ कटोरे दिए हैं, उच्च पुजारी मुस्कुराया। आप में से बाकी लोग वाइन गॉड पैलेस के दूसरे स्थानों पर घूम सकते हैं। शायद आप कुछ लाभ कमा पाए। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं अपने युवा मित्र सिद्धार्थ से कहना चाहता हूं, इसलिए कृपया एक पल के लिए रुकें। सभी लोग चौंक गए, अविश्वास से सिद्धार्थ को देख रहे थे। उच्च पुजारी सिद्धार्थ से अकेले में बात करना चाहते थे। उनके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। हान वेंजुन और ली वानजी दोनों ईर्ष्यालु थे। हान वेंजुन इस बार सिर्फ उच्च पुजारी से मिलने आया था। इसके लिए उसने 3 साल तक वाइन का अध्ययन किया था। वाइन चखने, वाइन बनाने और सभी तरह के शिष्टाचार और ज्ञान में पूरी तरह से महारत हासिल की थी। एक बार सूंघने से ही वह शराब की शिल्पकला, परिपक्वता और संरचना के बारे में बता सकता था। यह सब इसलिए था ताकि वह शराब का बेहतर मूल्यांकन कर सके और वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों का पक्ष जीत सके। लेकिन अब हालांकि वह महायाजक से मिलने में कामयाब हो गया था, उसने केवल 3 कटोरी शराब पी थी और उसे भगा दिए जाने से पहले उससे बात करने की योग्यता भी नहीं मिली थी। वह घबरा गया। उच्च पुजारी, मेरे ग्रैंड हान वाइन भगवान पैलेस को मेरे ग्रैंड हान में एक शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, जिससे वाइन भगवान की महिमा और भी अधिक स्थानों पर चमक सके। हान वेंजुन ने जल्दी से कहा। यह अच्छी बात है। मैं इस पर विचार करूंगा, महायाजक ने कहा। हान वेंजुन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद ही वह दूसरों के साथ चला गया। उनके चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, महायाजक, आप ग्रैंड हान में शाखा स्थापित नहीं कर सकते। ओह, ऐसा क्यों? महायाजक ने पूछा। क्योंकि यदि आप ग्रैंड हान जाते हैं तो वाइन गॉड पैलेस बहुत संभवत ग्रैंड हान का हो जाएगा, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। हाँ, वाइन गॉड कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक वाइन दाव के मार्ग का सही ढंग से नेतृत्व करना संभव है, यह पर्याप्त है। एकमात्र खतरा यह है कि कुछ लोग अनुचित इरादे रखते हैं और वाइन गॉड की इच्छा को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब जब हम अकेले हैं तो अगर युवा मित्र के पास कोई प्रश्न है तो आप आगे बढ़कर उनसे पूछ सकते हैं। अगर मैं उनका उत्तर दे सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से दूंगा। सिद्धार्थ को भी नहीं पता था कि उच्च पुजारी उसके साथ इतना खास व्यवहार क्यों करेंगे। वह अनुग्रह से अभिभूत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। शिष्य के पास वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके लिए वह उच्च पुजारी की मदद चाहता है।
सिद्धार्थ ने झिझकते हुए उच्च पुजारी को अपने द्वारा बनाई गई औषधीय मदिरा के बारे में बताया। उसने उच्च पुजारी के मूल्यांकन के लिए उन्हें बाहर भी निकाला। सिर्फ एक अंतिम संयोजन के जरिए आप ऐसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम थे। यह व्यावहारिक रूप से एक दिव्य क्षमता है। उच्च पुजारी के शांत स्वभाव के बावजूद वह हैरान था। इस नन्हे को पिलदाओ की कुछ समझ है। मुझे उम्मीद है कि मैं वाइन गॉड पैलेस के वाइन दाओ के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान प्रदान कर पाऊंगा। अभी ये औषधीय वाइन सिर्फ औषधीय गोलियों के साथ वाइन के प्रभाव को मिलाने का नतीजा है, जिससे उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। पिलदाओ को वाइन दाओ के साथ मिलाने के लिए उन्हें ब्रूइंग प्रक्रिया में मिलाना जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान पिलदाओ और वाइन दाओ एक दूसरे की पुष्टि करेंगे और मुझे विश्वास है कि यह वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों की साधना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अन्यथा वाइन गॉड पैलेस उस समय पिल वैली के साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं होता। इसके अलावा मैं अपने जीवन की कसम खाता हूं कि मैं निश्चित रूप से पिल वैली की तरह आपके विश्वास को धोखा नहीं दूंगा। सभी औषधीय वाइन केवल मेरे पक्ष के लोगों को लाभान्वित करेंगी और मैं निश्चित रूप से वाइन गॉड की निंदा करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मित्र को पिलदाओं पर इतनी महारत हासिल होगी। हालांकि औषधीय शराब बनाना वास्तव में एक कांटेदार समस्या है। उस समय जब हमने पिल वैली के साथ मिलकर काम करना बंद कर दिया था, तो इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने मेरे वाइन गॉड पैलेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, वास्तव में एक और कारण था। औषधीय शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान पिल वैली ने ईमानदारी से काम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने जानबूझकर अपने काम के कई मुख्य हिस्सों को हमसे छिपाया। परिणामस्वरूप मेरे वाइन गॉड पैलेस के शिष्य ज्यादा कुछ सीखने या लाभ उठाने में असमर्थ रहे, उच्च पुजारी ने कहा। स्पष्ट रूप से वाइन गॉड पैलेस को उस समय पिल वैली के साथ उनके सहयोग से बहुत लाभ नहीं हुआ था। पिल वैली ने उन्हें केवल कुछ प्राथमिक कलाएं सिखाई थीं, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने उनका सार छिपाया था। उन्होंने उन्हें उनकी असली तकनीकें बताने से इनकार कर दिया, जबकि वे इसके बजाय वाइन गॉड पैलेस की वाइन मेकिंग कलाओं पर चुपके से नजर रखते थे। वाइन गॉड पैलेस क्रोधित हो गया था क्योंकि पिल वैली ने वाइन बनाने की कुछ विधियों के साथ साथ कुछ कलाएं भी छीन ली थीं। यही कारण था कि जब सिद्धार्थ ने साथ मिलकर काम करने की बात उठाई तो उच्च पुजारी बहुत सावधान हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को यह कहानी यह बताने के लिए सुनाई कि जब तक वह कुछ ऐसा नहीं लाएगा जो उसे प्रभावित करे, वह स्वीकार नहीं कर पाएगा। हालांकि मैं युवा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कैसे कार्य करना है। पिछली बार जब मैंने विभिन्न वाइन गॉड पैलेस शिष्यों के साथ बातचीत की थी, तो मैंने उनकी वाइन का मूल्यांकन करने के लिए अपने पिलदाओं के सिद्धांतों पर भरोसा किया था। आपने देखा है कि उनके बीच कई सामान्य पहलू हैं जो उन्हें परस्पर लाभकारी बनाते हैं। इससे केवल वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों को ही लाभ होगा। यहाँ मैंने कुछ वरिष्ठों की वाइन के आधार पर कई काल्पनिक वाइन फार्मूलों को लिखा है। हालांकि चूंकि मैं वाइन बनाने की सटीक प्रक्रिया और कला नहीं जानता, इसलिए यह सिर्फ एक अस्थायी प्रस्ताव है। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह आपको प्रभावित कर सकता है। सिद्धार्थ ने उच्च पुजारी को कागज की एक शीट दी। उन्होंने विभिन्न औषधीय गोलियों के फार्मूले लिखे थे, साथ ही शराब बनाने की कुछ प्रक्रियाएं भी लिखी थीं। उन्होंने पिलदाओ और वाइन दाओ के बीच शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान कई परस्पर लाभकारी क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध किया था। इस पत्र में उन्होंने कई संभावित कठिनाइयों और क्षेत्रों की ओर भी इशारा किया जिनमें विफलता की दर बहुत अधिक होगी। यह अत्यंत विस्तृत था और इसमें सभी प्रकार के अत्यंत सटीक निष्कर्ष और अनुमान थे जिन पर विश्वास करना उच्च पुजारी के लिए कठिन था। उसे कई बार शीट को पढ़ना पड़ा। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। सिद्धार्थ ने विभिन्न वाइन बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल, प्रसंस्करण, ज्वाला नियंत्रण और विभिन्न कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और वे अत्यंत सटीक थे। उन्होंने तब अपनी शराब को औषधीय गोलियों के साथ मिलाने के लिए कुछ अवधारणाएं प्रस्तावित की थीं। इनमें से कुछ अवधारणाएं तब सामने आई थीं जब वाइन गॉड पैलेस ने पिल वैली के साथ सहयोग किया था, लेकिन उनमें से कई पूरी तरह से नई और भी बेशर्म थीं। सिद्धार्थ ने उन कठिनाइयों के लिए कई संभावित समाधान भी लिखे थे जिन्हें वे उस समय औषधीय शराब बनाने की प्रक्रिया में दूर करने में असमर्थ रहे थे। तुमने मुझे सचमुच बहुत प्रभावित किया है। ऐसा लगता है कि आजकल के युवा लोग वाकई डरावने हैं। तो बताओ, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? महायाजक ने पूछा। मुझे वाइन गॉड पैलेस की वाइन के कुछ फार्मूलों की जरूरत है, साथ ही निर्माण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी भी चाहिए। मैं पिलदाओं को उन प्रक्रियाओं में मिला दूंगा। हालांकि मैं आपको केवल सैद्धांतिक प्रक्रियाएं ही दे सकता हूं। वास्तव में इसे व्यवहार में लाना वाइन गॉड पैलेस पर निर्भर करेगा, सिद्धार्थ ने कहा।
महायाजक मुस्कुराया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा वाइन गॉड पैलेस अनगिनत सालों से अस्तित्व में है और हमारे पास कई वाइन के नुस्खे हैं। यह ठीक है। आपके पास जितने वाइन के फॉर्मूले हैं, मेरे पास उतने ही पिल फॉर्मूले हैं। सिद्धार्थ भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। हाँ हाँ हाँ, कितना अहंकारी। लेकिन मुझे युवाओं में हार मानने से इनकार करने का यह तरीका पसंद है। ठीक है, हम यह कोशिश कर सकते हैं। मैं शिष्यों से कहूंगा कि आज बाहर जाते समय वे आपको अपने शराब के नुस्खे बताएं। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप जो सिद्धांत और नुस्खे उन्हें देते हैं, उन्हें उन्हें लुभाना होगा, या अगर वे आपके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं तो मुझे दोष न दें, उच्च पुजारी ने कहा। चिंता मत करो, अगर मेरे पास इतनी भी क्षमता नहीं होती तो मैं वाइन गॉड पैलेस के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव कैसे रख सकता था, सिद्धार्थ ने कहा। चूंकि यह तय हो चुका है, इसलिए मैं आपका कीमती समय और नहीं लूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ चला गया। कई घंटों बाद उच्च पुजारी एक प्रांगण में खड़ा होकर मदिरा देवता की मूर्ति को देख रहा था, जो दरारों से भरी हुई थी। वह शून्य दृष्टि से देख रहा था। महायाजक, आप मुझसे मिलना चाहते थे। भव्य और राक्षस जैसा दिखने वाला तू कियानशांग अंदर आया। तुम्हारी युद्ध लूट कैसी थी? महायाजक थोड़ा मुस्कुराया। छी, इस बारे में बात मत करो। उस कमीने ने मुझे जरा भी मुंह नहीं दिखाया। उसने न सिर्फ मेरी सारी शराब पी ली, बल्कि मुझे उसका एहसान भी चुकाना पड़ा, तू कियानशांग ने गुस्से में कहा। उससे हारना शर्मनाक नहीं है। यहां तक कि शराब के देवता ने भी उसकी धूप को अस्वीकार कर दिया और उसके घुटने टेकने को सहन नहीं कर सके। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ने से शराब के देवता की मूर्ति लगभग टूट गई। वह पूरी तरह से अमूल्य अस्तित्व है, उच्च पुजारी ने कहा। क्या? वह आदमी इतना भयानक है? तू कियानशांग ने आश्चर्य से वाइन भगवान की मूर्ति को देखा। कियानशांग, मुझे अभी अभी वाइन भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ है। सिद्धार्थ, मेरे वाइन भगवान महल को एक बड़ा अवसर देगा। भविष्य में जब सिद्धार्थ आएगा तो उसका स्वागत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, उच्च पुजारी ने कहा। हाँ, शिष्य समझ गया, तो कियानशांग ने कहा। सिद्धार्थ के साथ हमारा सहयोग वाइन दांव के आदान प्रदान तक ही सीमित है। कर्म से बचने के लिए उन प्राचीन रहस्यों में से किसी को भी सामने न लाएं। लेकिन इसके अलावा बाध्य होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देना सबसे अच्छा है। जैसा आप सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार करें, उच्च पुजारी ने कहा। शिष्य समझ गया। है कोई आश्चर्य नहीं कि वह छोटा सा बच्चा इतना दुष्ट है। जैसा कि अपेक्षित था, वह सरल नहीं है, तो कियानशांग ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ ग्रैंड जिया के शाही महल में लौट आया। जियान वास्तव में अपने निवास पर इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ, उच्च पुजारी के संकेतों ने मेरी अड़चन को कमजोर कर दिया है। कल मैं एकांत में प्रवेश करने और इसे तोड़ने के लिए इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस में वापस आऊंगा, जियान ने कहा। तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। जब संगीत दांव के विशेषज्ञों की अचानक सफलता की बात आई तो उसे भी असहायता का एहसास हुआ। इस तरह की सफलता बहुत आसान थी, है न? बस कुछ शब्द सुनना, कुछ बातें समझना, और वे उच्चतर क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। यह एक मार्शल साधक की कठिन साधना से कहीं ज्यादा आरामदायक था। मार्शल साधकों को एक के बाद एक स्तर पर आगे बढ़ना पड़ता था और हर बाधा को पार करना मुश्किल होता था। लेकिन संगीत साधकों और शराब साधकों ने एक तरह के मानसिक क्षेत्र की खेती की और वे जो चाहते थे वह था समझ। हालांकि यह कहना होगा कि हालांकि मार्शल साधकों को इसे तोड़ना इतना आसान नहीं लगता, लेकिन वे अधिक लगातार तोड़ सकते हैं। वे चीजों को कदम दर कदम उठा सकते थे और जब उन्हें कोई कठिन बाधा आती थी तो वे औषधीय गोलियों का उपयोग करके इसे तोड़ सकते थे। लेकिन जो लोग संगीत दांव और वाइन दांव जैसे विशेष मार्गों की साधना करते थे, उनके लिए वे औषधीय गोलियां अनिवार्य रूप से बेकार थीं। कभी कभी अगर वे अंतर्दृष्टि की चिंगारी खोजने में असमर्थ होते तो एक ही बाधा उन्हें सालों तक रोक सकती थी। उदाहरण के लिए जियान कई महीनों से अपने अवरोध पर अटकी हुई थी। उच्च पुजारी के बिना उसे बाहर निकलने में कई साल या दशकों लग सकते थे। यहां तक कि यह भी संभावना थी कि वह जीवन भर इन बेड़ियों में जकड़ी रहेगी, जिससे उसका दिल शैतान बन जाएगा और वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिद्धार्थ, तुम पिछले कुछ सालों से हर जगह लड़ रहे हो और इससे और भी ज्यादा हत्या के इरादे पैदा हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों की गहराई में खून के समुद्र उमड़ रहे हैं। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर पा रहे हो? जियान ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए आह भरी। मुझे उपदेश मत दो। मैं वही बातें नहीं सुनना चाहता जो तुमने ईस्टर्न वेस्टलैंड में कही थीं।
यह सबसे बुरा विषय है और बहुत दुखदायी भी है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। पूर्वी बंजर भूमि में जी यान ने सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश की थी और दोनों के बीच खराब संबंध थे। उन दोनों के अपने अपने दर्शन थे और कोई भी दूसरे के विश्वास को हिला नहीं पाया। सिद्धार्थ, क्या तुमने कभी आईने में नहीं देखा और अपनी आत्मा की गहराई में किसी दूसरे को महसूस नहीं किया? जी यान ने सिद्धार्थ को चिंतित भाव से देखा। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। उसे सच में लगा था कि हाल ही में उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जब उसने आईने में देखा तो उसने पाया कि वह अपनी आंखों में देखने में लगभग असमर्थ था, मानो वह खुद से डर रहा हो। ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही यह महसूस कर लिया है। सिद्धार्थ, तुमने बहुत से लोगों को मार डाला है। तुम्हारे भीतर की काली छाया ने उनके आक्रोश को सोख लिया है और तेजी से बढ़ रही है। अगर यह जारी रहा तो तुम खुद को खो दोगे और एक पागल शैतान बन जाओगे जो सिर्फ मारना जानता है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ रहा है और तुम आसानी से गुस्सा हो जाते हो? तुम खुद पर काबू नहीं रख पाते, जी यान ने कहा। शायद, लेकिन फिर मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्ट रास्ते के लोग ठीक क्यों हैं, जबकि वे मुझसे कहीं ज्यादा लोगों को मारते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। क्योंकि उनके पास उनका भ्रष्ट ईश्वर है और उनकी आस्था की शक्ति उन्हें बांधती है। आपके पास वह आस्था नहीं है, इसलिए आप जड़हीन डकवीड, बिना डोरी वाली पतंग की तरह हैं। आप खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, इसलिए जब एक दिन आपकी हत्या करने की इच्छा आप पर हावी हो जाएगी तो आप एक हत्या मशीन बन जाएंगे, जी यान ने कहा। मेरा अपना विश्वास है। मेरा विश्वास मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे प्रेमी और मेरे गर्म खून वाले भाई हैं। वे सभी अस्तित्व हैं जिनकी रक्षा के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर सकता हूं। मिस जी यान, मुझसे फिर से हत्या के बारे में बात न करें और मुझे सुधारने की कोशिश न करें। ऐसी कई बातें हैं जो हमने पूर्वी बंजर भूमि में पहले ही कही हैं, लेकिन मैं इसे एक बार और कहूंगा। तुम मैं नहीं हो और मैं तुम नहीं हूं। आपका कर्तव्य स्वर्ग की इच्छा को पूरा करना है। आप सोचते हैं कि स्वर्ग ने जो कुछ भी तय किया है वह सही है, लेकिन मैं अलग हूं। मैं ऐसा नहीं सोचता। हमारे बीच बुनियादी मतभेद हैं और हम एक दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में असमर्थ हैं। तो क्या आप इस समस्या को लेकर मुझे परेशान नहीं कर सकते? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, जबकि इस दुनिया में मुझसे कहीं ज्यादा बुरे लोग हैं, सिद्धार्थ ने कहा। जी यान ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसने कहा, क्योंकि आप मेरे जीवन के पूर्व निर्धारित शैतान सितारे हैं। इसका क्या मतलब है? सिद्धार्थ हैरान रह गया। इसका मतलब यह है कि हम किस्मत के दुश्मन हैं। अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगा, जी यान ने सिद्धार्थ को एक जटिल भाव से देखा। सच तो यह है कि जब वह पूर्वी बंजर भूमि से बाहर निकली थी तो वह पहले ही सिद्धार्थ और अपने शैतानी सितारे के विचार से बच चुकी थी। लेकिन इस बार संयोग से हुई मुलाकात ने उसे एहसास दिलाया कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। यह मजाक जरा भी मजेदार नहीं है, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं है। पूर्वी बंजर भूमि में मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। इस बार मुझे लगता है कि मुझ पर तुम्हारा प्रभाव और भी मजबूत हो गया है। तुम्हारे कारण मेरा दिल पहले से ही अशांत हो रहा है। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी छवि को देखकर भयभीत हूं, लेकिन मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। सिद्धार्थ, अभी भी एक मौका है। मेरे मायावी संगीत अमर महल में आओ और सारा कत्लेआम पीछे छोड़ दो। हम शांति से रह सकते हैं। जी यान की आवाज में वास्तव में एक विनती भरा लहजा था। सिद्धार्थ चौंक गया। जी यान के वर्तमान रूप से पता चल रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी गंभीर थी। तुम्हारे लिए मैं साधना भी छोड़ सकता हूं, जब तक तुम हत्या करना बंद कर दोगे। जी यान ने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। जी यान को उस समय शैतानी सितारे का असली मतलब समझ में आ गया था। शैतानी सितारा सिर्फ दुश्मन नहीं था, बल्कि प्यार और नफरत की भावनाओं से उलझा हुआ अस्तित्व था। पूर्वी बंजर भूमि में वापस आकर जी यान ने केवल सिद्धार्थ को एक भ्रमित युवक ही महसूस किया था। उसे अपने शैतानी सितारे के मामले में विशेष रूप से उतना विश्वास नहीं था, लेकिन वह उत्सुक थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ पर गुप्त रूप से नजर रखना शुरू कर दिया था। तभी उसने सिद्धार्थ को एक हत्या के जाल का सामना करते देखा था। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि गुड़िया ले जाने वाली बच्ची एक हत्यारी थी, वह उसे मार नहीं सका और इसके बजाय उसने उसकी जहरीली सुई को अपने हृदय में घुस जाने दिया। उसने बिना किसी नाराजगी के उस लड़की के सिर को धीरे से सहलाया था।
इसके बजाय उसने उसके साथ गर्मजोशी और प्यार से पेश आया था। उस समय उसने जो शब्द कहे थे उन्होंने जियान के मन में सिद्धार्थ की छवि स्थायी रूप से अंकित कर दी थी। अब कई साल बीत चुके थे। संगीत दांव पर ध्यान केंद्रित करते हुए जियान ने जानबूझकर इन यादों को छिपाया था, धीरे धीरे अपने शैतान सितारे के बारे में भूल गई थी। लेकिन जब वह एक बार फिर सिद्धार्थ से मिली तो उसकी सारी दबी हुई यादें फिर से उभर आईं, उसके दिमाग में पहले की तरह ही जीवंत। जब उसने पहली बार सिद्धार्थ को फिर से देखा तो वह अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं पाई थी। इसके अलावा उसे खुशी भी महसूस हुई, जैसे कि वह उसे फिर से देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। कल रात जब वह जिया यूलुओ के साथ शराब पी रही थी तो उसने जिया यूलुओ की कहानी सुनी थी कि कैसे सिद्धार्थ ने यह सारी शराब ठग ली थी। वह वास्तव में तब तक हंसी थी जब तक वह आगे पीछे नहीं हिल गई थी, जिससे इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस के अन्य शिष्य चौंक गए थे। संगीत साधकों को खुद को 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं से अलग रखना पड़ता था। खुशी, गुस्सा, चिंता, दुख, डर, सदमा, हर भावना संगीत साधक के दिल को परेशान कर सकती थी। यह संगीत साधकों के लिए वर्जित था। उस समय जियान भी डर गई थी। उसने जबरन उन भावनाओं को दबा दिया था। लेकिन सिद्धार्थ के साथ वाइन गॉड पैलेस की यात्रा पर उसने पाया कि उसने जो कुछ भी किया था वह व्यर्थ था। सिद्धार्थ की हर नजर, हर हरकत उसके दिल को प्रभावित करती थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, सब बेकार था। अब जियान को शैतानी सितारे का असली मतलब समझ में आ गया और सिद्धार्थ के सवालों के सामने उसने आखिरकार पूरी कहानी बता दी। अब वह सिद्धार्थ से विनती कर रही थी कि वह इस भाग्य से बच जाए, इस हद तक लड़ाई से बच जाए कि तुम मरो या मैं मरूं। वह साधना छोड़कर सिद्धार्थ के साथ बुढ़ापे तक साथ रहना चाहती थी। सिद्धार्थ ने जियान की आंखों में देखा। वे पूरी तरह से साफ थीं और उसे लगा कि वह उसके सारे राज देख सकता है। अब उसे आखिरकार पूरी कहानी पता चल गई। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अभी भी बहुत से काम करने हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं कर पाया। उसके पास न केवल प्रेमी और गर्म खून वाले भाई थे, बल्कि उसे अपने जैविक माता पिता को भी खोजना था। उसके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। जियान के चेहरे पर मोतियों की तरह आंसू धीरे धीरे टपकने लगे। वे धीरे धीरे उसके होठों के किनारों पर गिरे। यह जियान के लिए पहली बार था जब उसने आंसुओं का स्वाद चखा था। उसके अंदर एक अवर्णनीय दुहक और पीड़ा की भावना भर गई। वह सिद्धार्थ को एकटक देखती रही, कुछ भी कहने में असमर्थ। माफ करना, सिद्धार्थ ने माफी मांगी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह सब किस्मत में लिखा था। अगर एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारी लाश मेरे सामने पड़े तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझसे नफरत मत करना। इसी तरह अगर एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारी तलवार मेरा सिर काट दे तो कृपया दुख मत मानना। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। यह कहते ही जियान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अचानक सिद्धार्थ को पकड़ लिया और रोने लगी। इस सुंदरी का आंसू से सना चेहरा देखकर सिद्धार्थ का दिल दुख गया। माफ करना सिद्धार्थ, मैं इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस का उत्तराधिकारी हूं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। इसलिए जब हम फिर मिलेंगे तो या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। मैं युद्ध के मैदान में दया नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर जियान उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना ही वहां से चली गई। उसकी खुशबू अभी भी उसके आसपास थी, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। सिद्धार्थ वहां खड़ा रहा, काफी देर तक कुछ समझ नहीं पाया। उसके साथ ऐसी मनगढ़ंत साजिश कैसे हुई? क्या ऐसा सिर्फ ग्रैंड हान की नाटकीय कहानियों में ही नहीं होना चाहिए? भाग्य, स्वर्ग द्वारा तय। सिद्धार्थ ने कभी ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं किया था जो केवल दूसरों को ठगने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जब जियान ने उसके सामने अपना दिल पूरी तरह से खोल दिया तो उसने कर्म देखा। उस कर्म में जियान का गुरु शामिल था, जिसने उसे बताया था कि उसके जीवन में एक शैतानी सितारा आएगा और उसे मारना होगा। जब हम फिर मिलेंगे तो या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। यह कैसी बकवास है? सिद्धार्थ ने गालियां देनी शुरू कर दी। उसे यह अकल्पनीय लगा कि उसके साथ ऐसी नाटकीय घटना घट सकती है। अचानक नाराजगी और आशीर्वाद बहुत जल्दी आए और चले गए। उसे इसे स्पष्ट रूप से महसूस करने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक स्वर्ग ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। उसके लिए सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाली बात यह थी कि उसे जियान के उसे मारने के दृढ़ निश्चय पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। अंत में जियान इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस की सदस्य थी और वह अपनी स्वर्गीय दाव विरासत के प्रति वफादार थी। खैर, मुख्य बात यह थी कि उसने कैसे तय किया कि वह निश्चित रूप से एक दुष्ट शैतान था।
अरे मैं एक जानलेवा तारे को कैसे भड़का सकता हूँ? सिद्धार्थ को लगा कि वह पागल हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर्ग ने यह तय कर लिया हो कि चूंकि वह उसे स्वर्गीय विपत्ति के जरिए नहीं मार सकता, इसलिए उसने उसके लिए इतना भयानक प्रतिद्वंद्वी तय कर दिया है। सिद्धार्थ ने जी यान के शरीर में बहुत ही भयानक ऊर्जा महसूस की। अगर जी यान ने उसे यहीं और अभी मारने का फैसला किया होता तो शायद वह उसे हरा नहीं पाता। लेकिन भले ही जी यान अब उसे नहीं मार रही थी, लेकिन वह जल्दी ही जेड कोर क्षेत्र में घुसकर राजा बन जाएगी। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह अभी भी फाउंडेशन फोर्जिंग के चौथे हेवन स्टेज में फंसा हुआ था। जब भविष्य में उसका सामना उससे होगा तो वह और भी भयानक होगी। जी यान ने सीधे अपने लोगों को जाने के लिए कहा, यहां तक कि ग्रैंड जिया के राजघराने को अलविदा भी नहीं कहा। सैद्धांतिक रूप से यह बहुत असभ्य था, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि जी यान का मानसिक क्षेत्र इस समय इतना अस्तव्यस्त था कि वह ऐसी चीजों की परवाह नहीं कर सकता था। उसके चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने मन में उठ रही उथल पुथल को बलपूर्वक शांत किया। वैसे भी ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। एक और की कोई बात नहीं थी। उसी दोपहर उन्हें वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों से एक सूची मिली। उनकी सभी वाइन की विधियां उसमें लिखी हुई थीं। कुल मिलाकर 128 थे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वाइन गॉड पैलेस में केवल 128 सच्चे शिष्य थे। उन्होंने न केवल वाइन के फार्मूले भेजे, बल्कि उन्हें बनाने के लिए कच्चा माल और वाइन बनाने की प्रक्रिया के लिए उपकरण भी भेजे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी वाइन का एक बड़ा बैच भी भेजा था। सिद्धार्थ ने काम करना शुरू कर दिया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए सिद्धार्थ ने अपनी याददाश्त के जरिए इसे दवा के साथ मिलाने के कम से कम 3 तरीके, इसे परिष्कृत करने के 5 से ज्यादा तरीके और हर शराब के लिए शुरू से ही पिल दावों को इसमें मिलाने के 10 से ज्यादा तरीके खोजे। इससे इन शिष्यों के लिए वाइन बनाने की प्रक्रिया के दौरान स्वर्गीय दावों को समझना आसान हो जाएगा। वे वाइन दाव और पिल दाव दोनों कोनों से स्वर्गीय दावों को समझने में सक्षम होंगे। सच तो यह है कि सिद्धार्थ इन शिष्यों द्वारा दी गई 2 दर्जन वाइन का ही इस्तेमाल कर पाया। बाकी वाइन उसके लिए उपयोगी नहीं थीं। लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ उन चंद लोगों का शोषण नहीं कर सकता था और बाकी लोगों को नजरअंदाज कर सकता था। यह ईमानदारी नहीं थी। आखिरकार उसे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था। उसने उन्हें सिर्फ सिद्धांत दिए और भविष्य में वह वाइन गॉड पैलेस से जितनी चाहे उतनी औषधीय शराब प्राप्त कर सकेगा। उसे यह काम पूरी तरह से करना था, नहीं तो उसे उनकी शराब लेने में शर्म आएगी। अगले दिन जब सिद्धार्थ ने वाइन गॉड पैलेस में अपने बनाए नए फॉर्मूले लाए तो सभी शिष्य हिल गए। वाइन गॉड पैलेस पूरी तरह से एकांत में चला गया, यह कहते हुए कि वे अब किसी भी आगंतुक को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिद्धार्थ द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर शोध करना शुरू कर दिया था। वे पिल दावों को वाइन दावों के साथ मिलाने के इस तरीके से बहुत जल्दी प्रभावित हो गए। उन्होंने पाया कि इस नई वाइन मेकिंग प्रक्रिया ने उनके क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। सिद्धार्थ के तरीकों ने तुरंत ही उच्च पुजारी का विश्वास जीत लिया। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि उसे जिन औषधीय मदिराओं की जरूरत है वे मदिरा देवता के महल से असीमित मात्रा में उपलब्ध होंगी। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह वाकई बेशर्म था। उसने हाई प्रीस्ट को अपनी शराब के लिए दर्जनों औषधीय नुस्खे भी दिए। हालांकि हाई प्रीस्ट की शराब मूल रूप से दोषरहित थी, लेकिन कौन व्यक्ति जो शिखर पर पहुंच गया था वह एक और कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। सिद्धार्थ ने हाई प्रीस्ट की शराब की विशेषताओं के अनुसार अपनी पिल सॉवरेन यादों में मौजूद शीर्ष स्तरीय औषधीय नुस्खे लिखे। हालांकि यह बहुत संभव था कि इनमें से कोई भी औषधीय नुस्खा अंत में काम न करे, लेकिन अपनी किस्मत आजमाना भी अच्छा था। क्या होगा अगर यह वास्तव में काम कर गया? इसके अलावा महायाजक बूढ़ा और उबा हुआ था। उसे इस पर शोध करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वाइन गॉड पैलेस के सिद्धार्थ के मामले में व्यस्त होने के कारण हान वेंजुन अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। वह इस पूरे समय वाइन गॉड पैलेस से समाचार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उच्च पुजारी ने उससे कहा था कि वह इस बारे में सोचेगा। लेकिन 7 दिनों तक लगातार स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद गेट पर स्वागत करने वाला शिष्य भी चिढ़ गया। उसने ऊपर संदेश भेजा और उसे सीधा जवाब मिला, वाइन गॉड पैलेस का अगले 10 सालों में शाखा खोलने का कोई इरादा नहीं है। वे 10 साल बाद फिर से पूछ सकते हैं। उन्होंने उसे एक ही झटके में 10 साल के लिए बाहर धकेल दिया था। हान वेंजुन का चेहरा बदसूरत हो गया। यहां आने के पीछे उसके 2 उद्देश्य थे। एक था जिया यूलुओ को बहकाना और उसके साथ गहरा रिश्ता बनाने की उम्मीद करना। शुरू में यह मामला आसान माना जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब हालांकि जिया यूलुओ हान वेंजुन से नफरत नहीं करता था,
लेकिन वह अब उस तीव्र जुनून को महसूस नहीं कर सकता था। यद्यपि हान वेनजुन ने जिया यूलुओ को खेलने के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया था और जिया यूलुओ हमेशा सहमत होता था, वह अन्य राजकुमारियों को भी साथ ले आती थी, जिससे वह अपनी नाटकीय कला का उपयोग नहीं कर पाता था। यहाँ आने का उनका दूसरा लक्ष्य वाइन गॉड पैलेस के साथ अच्छे संबंध बनाना था, अपनी वाइन कला का उपयोग करके उनका पक्ष जीतना और वाइन की संस्कृति को फैलाने के लिए उन्हें अपने ग्रैंड हान में आमंत्रित करना था। अगर वाइन गॉड पैलेस ग्रैंड हान में शामिल हो जाता तो पूरा देश विकसित हो जाता। वाइन गॉड पैलेस के लिए भी यह अच्छी बात थी, लेकिन इसे भी सिद्धार्थ ने रोक दिया था। हान वेनजुन 10 साल तक कैसे इंतजार कर सकता था। अंत में वाइन गॉड पैलेस द्वारा यह उत्तर दिए जाने के अगले दिन हान वेनजुन और ली वानजी ने ग्रैंड हान में वापस जाने का फैसला किया। सिद्धार्थ उन्हें गेट पर भेजने के लिए प्रभारी था और उन्हें प्राप्त करने का अपना कर्तव्य पूरी तरह से पूरा कर रहा था। पवेलियन मास्टर, मेरे दोनों लक्ष्य बर्बाद हो गए। आपकी तरफ क्या हुआ? गाड़ी के अंदर हान वेनजुन का सामना जुआन जिजी से था, जो इस पूरे समय गायब था। जुआन जिजी ने कहा, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लिया है। अच्छा, ग्रैंड जिया ने मुझे जो अपमान दिया है, मैं उन्हें 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के भीतर इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। हान वेनजुन की आंखों में हत्या का इरादा जल रहा था। ग्रैंड हान के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने का अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद सिद्धार्थ ने अपना अधिकांश समय वाइन गॉड पैलेस में बिताया। शिष्यों को वाइन बनाने की प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। हालांकि सिद्धार्थ को वाइन बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब गोलियों को परिष्कृत करने की बात आती थी तो उसे स्वर के नीचे बेजोड़ माना जाता था। वाइन गॉड पैलेस में रहना सुविधाजनक था और वह कभी कभी टू कियानशान के साथ शराब पीने चला जाता था। ये दिन बहुत आरामदायक थे। इस दिन जिया यूलुओ और जिया युनचोंग वाइन गॉड पैलेस में आए। उन्होंने सिद्धार्थ और टू कियानशान को नंगे सीने, पसीने से लथपथ, दोनों की आंखें लाल देखीं। देहात में आदमी भटकते रहते हैं। कौन ब्लेड नहीं रखता? 1 वार से मैं तुम्हें मार दूंगा, 3 वार से मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, तुम हार गए, पी लो। सिद्धार्थ पागलों की तरह हंसा। जिया युनचोंग अवाक रह गया। सिद्धार्थ वास्तव में एक राक्षस था। हार मानने से इनकार करने वाले मोटे व्यक्ति के हाव भाव को देखकर जिया युनचोंग को सचमुच संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में एक महान व्यक्ति था। उसने खुद को संभाला और घोषणा की, सिद्धार्थ, बस इतना ही काफी है। कल 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष खुलेगा, इसलिए खुद को तैयार रखो। हम निकल रहे हैं। अगली सुबह सिद्धार्थ 3000 लोगों के साथ ग्रैंड जिया के शाही महल में इकट्ठा हुआ। ये लोग फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञ थे और अभी उनकी उम्र 30 साल भी नहीं हुई थी। ये वे विशेषज्ञ थे जिन्हें ग्रैंड जिया ने 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेषों में प्रवेश करने के लिए भेजा था। यह कहा जा सकता है कि वे ग्रैंड जिया के कुलीन थे। इससे पहले सिद्धार्थ ने जिया युनचोंग से सीखा था कि 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष 4 प्राचीन राष्ट्रों के संयुक्त स्वामित्व में थे। ग्रैंड जिया और ग्रैंड हान के अलावा अन्य प्राचीन राष्ट्र ग्रैंड झो और ग्रैंड चू थे। वे सभी शक्ति के एक ही स्तर के आसपास थे, जिससे उन्हें एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखने की अनुमति मिली। हालांकि इन वर्षों में ग्रैंड हान ने मूर्तियों की पूजा करने की संस्कृति शुरू करके अपनी शक्ति बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन सच्ची शक्ति के मामले में वे इतने अलग नहीं थे। इसके विपरीत ग्रैंड जिया का इतिहास सबसे लंबा और नींद सबसे बढ़िया थी। यहाँ तक कि वाइन गॉड पैलेस भी उनकी सीमाओं के भीतर था। चाहे नाम की बात हो या पद की, वे बाकी 3 देशों से आगे थे। ग्रैंड झो और ग्रैंड चू ग्रैंड जिया के साथ न तो दोस्ताना थे और न ही शत्रुतापूर्ण। उस समय ग्रैंड जिया का ग्रैंड हान के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन बाद में ग्रैंड हान बहुत बेशर्म हो गया। उसने कहा कि सब कुछ उसका है, जिससे उनके बीच संघर्ष पैदा हो गया। हालांकि 4 प्राचीन राष्ट्रों ने कभी भी उनके बीच युद्ध शुरू नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चारों प्राचीन राष्ट्र सेंट्रल प्लेन्स की खेती की दुनिया से बाहर थे। खेती की दुनिया की स्वीकृति पाने में वे इसलिए सक्षम थे क्योंकि उन्हें अपनी विरासत और लंबे समय तक चलने वाले इतिहास के प्रति सम्मान था। अगर चारों राष्ट्रों ने एक बड़ा युद्ध शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति कमजोर हो गई और उनके लोग मारे गए, तो सेंट्रल प्लेन्स की दूसरी ताकतें इसका फायदा उठाएंगी। उस समय उनके इलाके छीन लिए जाएंगे और 4 प्राचीन राष्ट्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि चारों प्राचीन राष्ट्र हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से काम करते थे। उनमें से कोई भी दूसरे के खिलाफ तलवार उठाने को तैयार नहीं था। इसके संभावित परिणाम बहुत गंभीर थे। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में 4 प्रवेश द्वार थे, जो 4 प्राचीन राष्ट्रों के बीच विभाजित थे। इसके ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर वे खजाने की खोज कर सकते थे
और वे खोजने वालों के थे। दूसरों को उन लोगों के खिलाफ लड़ने की अनुमति नहीं थी जिन्होंने चीजें पाई थीं। यद्यपि इसके इतिहास में कई गुप्त लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन उनकी घनिष्ठ ताकत के कारण बड़े पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं हुई। इस बार 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष का उद्घाटन पहले जैसा नहीं हो सकता है। आप सभी को अधिक सावधान रहना चाहिए। ग्रैंड जिया के सम्राट व्यक्तिगत रूप से उनके सामने आए। यहां तक कि जिया युनचोंग के गुरु भी गंभीरता से जिया युनचोंग से कुछ कह रहे थे। उसके बाद वे सभी ग्रैंड जिया शहर के भीतर एक परिवहन संरचना में चले गए। उन्हें ग्रैंड जिया की सीमा के पास एक घाटी में लाया गया। घाटी की रक्षा करने वाली एक विशाल संरचना थी, साथ ही इसके भीतर अनगिनत विशेषज्ञ छिपे हुए थे। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घाटी के अंत में जगह लगातार उतार चढ़ाव में थी। यह 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के 4 प्रवेश द्वारों में से एक है। स्थानिक चैनल अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। ऐसा लगता है कि इसे स्थिर होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, जिया युनचोंग ने सिद्धार्थ को समझाया। सिद्धार्थ, क्या तुम मेरे साथ यात्रा कर सकते हो जब हम 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में प्रवेश करेंगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जाने से मुझे निश्चित रूप से अधिक भाग्य और अधिक खजाने मिलेंगे। जिया युलुओ ने आकर्षक ढंग से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह सिद्धार्थ को जान गई थी, इसलिए उसके जीवन में पहले से बहुत सारे बदलाव आए थे। वाइन गॉड पैलेस से शराब चुराना, इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस के जी यान से मिलना और यहाँ तक कि वाइन गॉड पैलेस के हाई प्रीस्ट को व्यक्तिगत रूप से देखना, ये सभी चीजें वह केवल सिद्धार्थ की बदौलत ही कर पाई थी। जिया युलुओ को वास्तव में उस पर कुछ निर्भरता महसूस होने लगी थी। सिद्धार्थ के जवाब देने से पहले जिया युनफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, युलु, जल्दबाजी मत करो। हमारे शाही पिता ने पहले ही कहा है कि 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में प्रवेश करना सिद्धार्थ के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसे अपने अवसरों की तलाश खुद करनी होगी। तुम इस तरह से उसे प्रभावित करोगे। जिया युनफेंग जिया युलुओ से कहीं ज्यादा स्थिर व्यक्ति था। उसका स्वभाव ग्रैंड जिया के सम्राट जिया युयांग जैसा था। यह सिर्फ एक मजाक है। अगर वह मुझे साथ नहीं लाना चाहता तो ठीक है। मेरी अपनी किस्मत ही काफी है। क्या वह इतना अद्भुत है? जिया युलुओ ने जिया युनफेंग की ओर मुंह बनाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। जिया युलुओ जिया युनचोंग के सामने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर सकती थी, लेकिन वह जिया युनफेंग के सामने ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जिया युनफेंग भावी सम्राट था और उसे जो भी निर्णय लेना था वह राष्ट्र के लिए था। वह पारिवारिक संबंधों की इतनी परवाह नहीं कर सकता था, जिससे वह बेहद गंभीर और गंभीर हो गया, लगभग एक अनुचित बिंदु तक। राजकुमारों में से केवल जिया युनफेंग ही जिया युलुओ को दबा सकता था। अन्य राजकुमारों को भी जिया युनफेंग के प्रति अच्छा व्यवहार करना था। सिद्धार्थ, हालांकि हमने वर्षों में कई बार 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेषों की खोज की है, लेकिन कई जगहों पर केवल संयोग से ही प्रवेश किया जा सकता है। मेरे शाही पिता ने पहले ही कहा है कि 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेषों में आप जो भी अवसर जीतेंगे वे पूरी तरह से आपके होंगे। आपको दूसरों को यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपने क्या हासिल किया है, जिया युनफेंग ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बार मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होगी। जब उसने अपनी किस्मत का जिक्र किया तो सिद्धार्थ निराश हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस शब्द से उसका कभी कोई लगाव ही नहीं था। लेकिन जिया युयांग के पास वाकई कुछ ऐसी शैली थी कि वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में प्रवेश कर सकता था। यहां तक कि ग्रैंड जिया के राजकुमारों को भी जो कुछ भी मिला था उसे ग्रैंड जिया को सौंपना पड़ता था, और उसके बाद ही उन्हें उनके द्वारा प्राप्त की गई योग्यता के आधार पर पुरस्कृत किया जाता था। युलुओ, तुम्हें इस समय हान वेंजुन से सावधान रहना चाहिए। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, सिद्धार्थ ने चेतावनी दी। उसे चिंता थी कि कहीं जिया युलुओ को बेवकूफी में धोखा न दिया जाए। यह बच्चा बहुत ही नेकदिल और भोला था। मुझे पता है। इसके अलावा 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष बहुत बड़ा है। यह अज्ञात है कि मैं उससे टकराऊंगा या नहीं, और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो मैं उसे अनदेखा कर दूंगा, जिया युलुओ ने कहा। जिया युनचोंग और जिया युनफेंग ने एक दूसरे को देखा और अधिक सहज महसूस किया। केवल सिद्धार्थ ही जिया युलुओ को इस बारे में चेतावनी दे सकता था। अगर उनमें से कोई भी कोशिश करता तो जिया युलुओ तुरंत भड़क जाती और जानबूझकर उनकी कही गई बातों के विपरीत चली जाती। जिया युनचोंग मार्शल दाओ पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि जिया युनफेंग ग्रैंड जिया का भावी उत्तराधिकारी था। वे दोनों बहुत करीब थे क्योंकि वे ग्रैंड जिया के भावी स्तंभ थे। एक राष्ट्र पर शासन कर सकता था जबकि दूसरा राष्ट्र में शांति बनाए रख सकता था।
वे दो बेटे थे जिन पर जिया युयांग को सबसे ज्यादा गर्व था। हालांकि जिया युनफेंग ने पूरी तरह से मार्शल दाव पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, फिर भी उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। 8वीं रैंक के सेलेस्टियल के रूप में उसकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी। इस बार वह 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में ग्रैंड जिया की पार्टी का नेता होगा। सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था और अब वे बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सिद्धार्थ और अन्य लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, ग्रैंड हान की तरफ कई विशेषज्ञ एकत्र हो गए। हान वेंजुन, ली वानजी और अन्य सभी वहां थे। हान वेंजुन के बगल में 2 अन्य व्यक्ति थे जो कुछ हद तक उसके जैसे दिखते थे। उनकी उम्र भी लगभग समान थी। ये दोनों ग्रैंड हान के 3 सम्राटों के अन्य 2 सदस्य थे, हान किजुन और हान बिजुन। हान किजुन और हान बिजुन दोनों ही ग्रैंड हान के राजकुमार थे और हालांकि वे हान वेंजुन के साथ संयुक्त रूप से 3 सम्राटों के रूप में जाने जाते थे, लेकिन प्रतिभा और रूपरंग के मामले में वे हान वेंजुन से एक स्तर कमतर थे। यही कारण था कि हान वेंजुन 3 सम्राटों का नेता था और वह ग्रैंड हान के सिंहासन का भावी उत्तराधिकारी भी था। तीनों सम्राट सभी भयानक रैंक 8 दिव्य थे। ग्रैंड हान ने उन्हें शीर्ष प्रतिभाशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। 3 सम्राटों के पीछे 7 अन्य विशेषज्ञ थे, जिनमें से सभी 7वें दर्जे के सेलेस्टियल थे। वे ग्रैंड हान के 8 राजकुमार थे। शाही परिवार की मुख्य वंशावली का हिस्सा न होने के कारण वे असली राजकुमार नहीं थे, बल्कि शाखा परिवारों के शीर्ष विशेषज्ञ थे। 2 हालांकि उनमें से एक को पहले ही सिद्धार्थ ने मार डाला था। अब 8 राजकुमारों का नाम पहले ही हटा दिया गया था क्योंकि यह अपमानजनक हो गया था। 3 सम्राटों और उन 7 विशेषज्ञों के अलावा साथ ही ग्रैंड हान के अन्य कुलीन शिष्यों के अलावा दर्जनों अन्य रहस्यमय आकृतियां थीं जो अपने चेहरे को छिपाने के लिए शंक्वाकार टोपियां पहने हुए थीं। वे सभी प्रकाश की एक परत से घिरे हुए थे और ग्रैंड हान के अन्य विशेषज्ञों से काफी अलग थे। पहले मैं यह कह दूं, सिद्धार्थ हमारा है। उसे हम प्राचीन जातियों द्वारा ही मार दिया जाना चाहिए। रोशनी में लिपटे हुए लोगों में से एक व्यक्ति एक बड़ा सुगठित व्यक्ति था। उसने अपनी टोपी को थोड़ा ऊपर उठाया जिससे उसकी एक जोड़ी चील जैसी आंखें दिखाई दीं। उन आंखों में अनगिनत रून थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में ज्वालामुखी छिपा हो जो किसी भी क्षण प्रलयकारी शक्ति के साथ फट सकता हो। यह संभव नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने मेरे ब्लडकिल हॉल के 2 गढ़ों को चुनौती दी और हमारे भगवान की निंदा करते हुए किलिंग गॉड की मूर्ति को नष्ट कर दिया। उसे मेरे ब्लडकिल हॉल की सबसे जरूरी हत्या सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। हमें किलिंग गॉड के गुस्से को शांत करने के लिए सिद्धार्थ के खून का इस्तेमाल करना चाहिए। एक लंबा दुबला-पतला आदमी ठंडे स्वर में अपना मुंह खोलता है। इस आदमी का चेहरा उसकी टोपी से पूरी तरह छिपा हुआ था और उसकी आभा का जरा भी हिस्सा बाहर नहीं आ रहा था। उसे व्यक्तिगत रूप से देखे बिना उसके अस्तित्व को महसूस करना भी संभव नहीं था। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह प्राचीन जातियां हो या ब्लडकिल हॉल, आप दोनों ही सिद्धार्थ से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ एक है और उसे आपके लिए 2 हिस्सों में बांटना असंभव है। इसलिए उसे मारने वाला व्यक्ति इस बात से तय होगा कि किसके पास शक्ति है। लेकिन मेरे ग्रैंड हान के साथ अपने समझौते को मत भूलना, साथ ही एक दूसरे से किए गए अपने वादों को भी मत भूलना, हान वेंजुन ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मेरी पिल वैली इसका समर्थन कर रही है, जबकि स्वर्गीय भाग्य मंडप ने गणना कर ली है। विफलता की शून्य संभावना है। इसके अलावा मुझे परवाह नहीं है कि सिद्धार्थ को कौन मारता है, लेकिन उसके शरीर पर जो कुछ भी है वह हमारा है। टॉवर मास्टर को सिद्धार्थ की वस्तुएं लेनी होंगी। तुम समझे, एक सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति ने हल्के से कहा। यद्यपि उसने अपनी आभा जारी नहीं की थी, फिर भी उसके चारों ओर का स्थान लगातार घूम रहा था, मानो वह अदृश्य ज्वालाओं में लिपटा हुआ हो जो आकाश को जला सकती थीं और समुद्रों को भस्म कर सकती थीं। ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ ने शांति से कहा, जब तक हम सिद्धार्थ को मार सकते हैं और अपना अपमान मिटा सकते हैं, हम उसकी किसी भी वस्तु को नहीं छुएंगे। फिर उसने प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ की ओर देखा। जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन अपना अपमान धो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास वह क्षमता है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब बात उस पर आती है तो मेरा ब्लडकिल हॉल पेशेवर है। जिस शिकार पर हम अपनी नजरें गड़ाते हैं वह कभी बचकर नहीं निकल पाता। बेवकूफ, पूर्वी बंजर भूमि में तुमने सिद्धार्थ का शिकार तब शुरू किया जब वह जियांटियन क्षेत्र में भी नहीं पहुंचा था। तुमने इतने सालों तक उसका शिकार किया है और वह और भी मजबूत होता जा रहा है। मुझे तो यह भी संदेह है कि तुम जानबूझकर उसकी तलवार को धारदार बनाने में उसकी मदद कर रहे हो, प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने व्यंग्य किया।
तुम ब्लडकिल हॉल का विशेषज्ञ ठंडा हो गया। हत्या का इरादा अचानक अंतरिक्ष में व्याप्त हो गया, जिससे दुनिया ऐसी लगने लगी जैसे वह जम गई हो। चलो इतनी बातें मत करो। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो प्राचीन अवशेष में प्रवेश करने के बाद इसका इस्तेमाल करो। अपना मिशन पूरा करने के बाद तुम इसके भीतर खोज कर सकते हो और जो भी खजाने तुम पाओगे वो तुम्हारे होंगे, पिल टॉवर के विशेषज्ञ ने कहा। ठीक इसी समय उनके सामने चैनल पूरी तरह से बन गया और वे सभी अंदर चले गए। हान वेंजुन ने दुष्टता से उपहास किया। सिद्धार्थ, ग्रैंडजिया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। आकाश और धरती हिल गए। उनके सामने का स्थानिक चैनल धीरे धीरे स्थिर होने लगा और धुंध फैल गई। चैनल तैयार है, जल्दी से अंदर जाओ, जिया युनफेंग चिल्लाया। चूंकि 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष एक टूटी हुई दुनिया थी, इसलिए चैनल बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रह सकता था। चैनल बंद होने से पहले उन्हें अंदर जाने के लिए बस कुछ सांसें लेनी थीं। इसके अलावा एक बार जब यह बंद हो जाता है तो फिर से इसमें प्रवेश करना असंभव हो जाता है। 7 दिन बाद जब चैनल एक बार फिर खुलता है तो यह केवल लोगों को बाहर निकलने की अनुमति देता है। सभी लोग तेजी से चैनल से बाहर निकल गए। उनके गायब होने के एक सांस से भी कम समय में चैनल बंद हो गया, जिससे हवा में एक विशाल भंवर बन गया। बूम बूम बूम। सिद्धार्थ और अन्य लोगों के 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद ग्रैंडजिया शहर में 9 अलग अलग जगहों पर विस्फोट हुए। शहर हिल गया और अनगिनत लोग सदमे में इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। घबराई हुई चीखें गूंज उठीं। क्या हुआ? क्या विशेषज्ञ ग्रैंडजिया सिटी पर हमला कर रहे हैं? अनगिनत विशेषज्ञ हवा में उड़ गए। कुछ देर तक अफरातफरी मची रही। घबराओ मत, यह लोगों को डराने के लिए की गई एक छोटी सी शरारत से ज्यादा कुछ नहीं था। कोई खतरा नहीं है, हर कोई अपने काम पर वापस जा सकता है। जिया युयान की आवाज ग्रैंडजिया सिटी में गूंज उठी, जिससे लोग शांत हो गए। इसी बीच खबर फैली कि लोगों ने ग्रैंडजिया के 9 स्थानों पर 9 विस्फोटक तावीजों को विस्फोटित कर दिया है। इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जिसने भी तावीजों में विस्फोट किया था वह विस्फोटों से बिखर चुका था, इसलिए यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि यह किसने किया था। यह बहुत अचानक हुआ, जिससे काफी हंगामा हुआ, लेकिन जल्द ही मामला शांत हो गया। ग्रैंडजिया के शाही रक्षक संदिग्ध लोगों की जांच कर रहे थे, लेकिन ग्रैंडजिया के शाही महल में जिया युयान का चेहरा काला पड़ गया था। उसके बगल में सफेद बालों वाले बुजुर्ग का चेहरा भी गंभीर था। ड्रैगन की नस का लिंक टूट गया है। युनेर और चोंगेर, वे सभी खतरे में हैं। जिया युयान की निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं क्योंकि उसके भीतर भयानक हत्या का इरादा जाग रहा था। चारों प्राचीन राष्ट्रों में से प्रत्येक के पास एक ड्रैगन नस थी। चारों ड्रैगन नसें ऐसी दिखती थीं जैसे वे ड्रैगन मोती का सामना कर रही हों। उन्होंने एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखा। ड्रैगन की नसें उनके राष्ट्रों के कर्म भाग्य का संघनन थीं। किसी राष्ट्र का सम्राट उस कर्म भाग्य का 60% हिस्सा ले लेता था। सम्राट के उत्तराधिकारियों को 30% हिस्सा मिलता था, जबकि शेष 10% आम लोगों में बराबर बांटा जाता था। जिया युयांग सम्राट था और वह अपने देश के 60% कर्म भाग्य को नियंत्रित करता था। यही कारण था कि उसके चारों ओर एक ड्रैगन नस की अभिव्यक्ति थी जिसे सिद्धार्थ ने महसूस किया था। जहां तक जिया युनचोंग, जिया युनफेंग और जिया युलुओ की बात है तो उन्हें भी ड्रैगन वेन का समर्थन प्राप्त था। जिया युयांग की तरह ही वे भी ड्रैगन वेन की शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल करके महान शक्ति प्राप्त कर सकते थे। हालांकि उन 9 विस्फोटों के बाद ड्रैगन शिरा कर्म भाग्य जो जिया युलुओ और अन्य लोगों से जुड़ा था, जिया युयांग की इंद्रियों से अलग हो गया था। इससे उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका ड्रैगन शिरा कर्म भाग्य ड्रैगन शिरा में वापस आ जाता है, जिससे अन्य उत्तराधिकारियों को आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस बार उनके ड्रैगन शिरा कर्म भाग्य से संबंध पूरी तरह से टूट गया था। यह बड़ी मुसीबत का संकेत था। किसी ने ग्रैंडजिया के कर्म भाग्य पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। अगर जिया युनचोंग और अन्य लोग इस अवस्था में मारे गए तो ग्रैंडजिया के ड्रैगन शिरा कर्म भाग्य का 30% हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था। अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंडजिया तेजी से गिरावट में आ जाएगा जब तक कि यह पूरी तरह से ढह न जाए। ऐसा लगता है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन आखिर कौन इतना अहंकारी था कि 4 ड्रैगन नसों के बीच सूक्ष्म संतुलन को तोड़ दिया। यह अज्ञात है कि क्या यह 3 ड्रैगन एक को खा रहे हैं या एक ड्रैगन 3 को खा रहा है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा।
उनके दुश्मनों द्वारा ऐसा करने की हिम्मत करना, इसका मतलब था कि वे इसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिया युयान ने उदास होकर कहा, अभी मैं किसी भी बदलाव का इंतजार कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे प्यारे बेटे और बेटियां मारे गए तो मैं निश्चित रूप से उन्हें एक भयानक कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरी, लगता है कि तुम्हारा शासन करने का हुनर अभी भी सही नहीं है। तुम पहले से ही भावनाओं के आधार पर फैसला कर रहे हो। जिया युयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं उनके साथ बहुत कठोर और बेरहमी से पेश आता हूं, लेकिन यह अपरिहार्य है। ग्रैंड जिया के लिए मेरे जिया परिवार ने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। अगर कोई वास्तव में ग्रैंड जिया को संभालने के लिए तैयार हो और ग्रैंड जिया की शांति और समृद्धि की गारंटी दे सके तो मैं तुरंत उनका स्वागत करूंगा और उन्हें सौंप दूंगा। काश मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाता, और मैं चाहता हूं कि हम अन्य परिवारों की तरह पारिवारिक प्रेम का आनंद ले पाते। ये बच्चे मेरे उल्टे तराजू हैं। अगर वे वास्तव में गिरते हैं तो मैं किसी भी तरह से शासक के दृष्टिकोण से चीजों पर विचार नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए बदला लेने का काम करूंगा। जिया युयान की आंखों में खौफनाक हत्या की मंशा उभर आई। कोई भी पिता अपने बच्चों को दूसरों के हाथों बेरहमी से मारे जाते हुए नहीं देखना चाहता था। शायद यह मामला उतना गंभीर नहीं है जितना तुम सोचती हो। तुम भूल गई हो, सिद्धार्थ भी अंदर चला गया है। तुमने पहले ही बीज बो दिया है और अब बस इतना ही बाकी है कि इसके फल आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करो, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। सिद्धार्थ अंतरिक्ष चैनल से बाहर निकल गया। उसने अपने सामने एक शांत झील के चारों ओर एक अंथीन पर्वत श्रृंखला देखी। यह बेहद शांतिपूर्ण था। हर किसी के पास एक नक्शा है, इसलिए चलो बिखर जाएं। हर कोई अपने अवसरों की तलाश कर सकता है। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन आपको दूसरों के आपको नुकसान पहुंचाने से भी सावधान रहना चाहिए। सावधान रहें। कभी कभी लाभ के सामने गठबंधन कुछ भी नहीं होता है, जिया युनफेंग ने चेतावनी दी। हालांकि 4 राष्ट्रों की संधि के अनुसार उन्हें 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के भीतर एक दूसरे पर हमला करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कभी कभी खजाने के कारण कोई व्यक्ति लालच में आकर हमला कर देता था। यह कोई दुर्लभ बात नहीं थी। एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने इसे पहले देखा, और फिर किसी और ने कहा कि उन्होंने इसे पहले देखा। ऐसी चीज की सच्चाई का फैसला करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वे मूर्खतापूर्ण तरीके से किसी गठबंधन पर निर्भर नहीं हो सकते थे। सभी ने सिर हिलाया और अलग हो गए। उनका समय सीमित था। उनके पास केवल 7 दिन थे, इसलिए उन्हें अपने अवसरों की तलाश में पूरी ताकत से लग जाना था और अपनी किस्मत आजमानी थी। सिद्धार्थ ने अपना नक्शा देखा और पाया कि यह दुनिया अर्धचंद्राकार चांद की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को किसी बड़े मुंह ने काट लिया हो। वह अभी जिस जगह पर था वह अर्धचंद्राकार चांद के एक कोने में था। जिया युलुओ, जिया युनचोंग और अन्य सभी ने सिद्धार्थ को अलविदा कहा और अपनी अपनी दिशा में उड़ चले। सिद्धार्थ ने भी एक दिशा चुनी, लेकिन उसने एक अलग दिशा चुनी थी। वह इस छोटी सी दुनिया के किनारे की ओर भाग रहा था। हालांकि यह एक छोटी सी दुनिया थी, लेकिन इसका क्षेत्र ग्रैंड जिया से बहुत अलग नहीं था। कुछ घंटों की भागदौड़ के बाद वह दुनिया के किनारे पर पहुंच गया। उसने अपने सामने अंधीन अंधकार देखा। यह एक खाई थी जो आकाश में फैली हुई थी और उसके भीतर अनगिनत स्थानिक ब्लेड उड़ रहे थे। यह खाई एक राक्षस के मुंह की तरह लग रही थी जो इस दुनिया को निगलने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुना है कि अंतरिक्ष मधुमक्खी के छत्ते की तरह परतदार है। जब तक आपको स्थानिक चैनल मिल जाता है आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, और स्थानिक चैनल पाए बिना भी आप अव्यवस्थित अंतरिक्ष से गुजरकर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने किंग आइटम भाला निकाला और उसे सावधानी से काली जगह में डाला। नतीजतन भाला थोड़ा हिल गया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके पास केवल वह आधा हिस्सा बचा था जिसे उसने अंदर नहीं डाला था। हाँ, वे वास्तव में सही थे। यदि आप अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो आप वास्तव में दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। हाँ, आप सीधे दूसरी दुनिया में यम राजा से मिलने जाएंगे, सिद्धार्थ ने शाप दिया। किस बेवकूफ ने यह कहावत गढ़ी थी? क्या यह पूरी तरह से लोगों को मारने की कोशिश नहीं थी? इस काले काले स्थान में ऐसी शक्ति थी जिसने सिद्धार्थ की खोपड़ी को सुन्न कर दिया था। यहां तक कि राजा की वस्तुएं भी नहीं जा सकती थीं, लोगों की तो बात ही छोड़िए। वह सीमा के किनारे चला गया। उसके सामने एक हरा भरा जंगल दिखाई दिया,
और जैसे ही वह उड़कर ऊपर गया, उसका दिल अचानक कांप उठा। जंगल में प्रवेश करते हुए वह अभी 1 मील से भी कम आगे बढ़ा था कि अचानक आसमान और धरती बदल गई। घना जंगल गायब हो गया और उसके सामने एक पुराना घर दिखाई दिया। क्या यहाँ वास्तव में एक भ्रमपूर्ण संरचना थी? अभी अभी जब वह जंगल के ऊपर से उड़ रहा था तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि नीचे के जंगल में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वह नीचे देखने गया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जंगल में एक भ्रमपूर्ण संरचना छिपी हुई है। आने से पहले जिया युनचोंग ने सिद्धार्थ को बताया था कि 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष एक सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया कुछ था जो स्वर्गारोहण से पहले नश्वर दुनिया में उनके जीवन का अवशेष था। इसे उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया था जिनके पास नीति है और जिन्हें अपने भीतर खोज करनी है। सच तो यह है कि ऐसे कई विशेषज्ञ थे जो ऐसा कुछ करते थे, खास तौर पर वे साधक जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे और जिनके पास अपनी विरासत देने के लिए कोई शिष्य नहीं था। वे मरने या स्वर्गारोहण से पहले अपनी विरासत का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाते थे, इस उम्मीद में कि कोई नियत व्यक्ति आकर उनकी विरासत को आगे ले जाएगा। यह छोटा सा घर स्पष्ट रूप से एक अवसर था। सिद्धार्थ बहुत खुश था। क्या यह हो सकता है कि उसकी किस्मत बदलने लगी है? यह छोटा सा घर बहुत ही साधारण था, बिल्कुल किसी एकांत में रहने वाले किसान के घर जैसा लग रहा था। घास बेतरतीब ढंग से उग रही थी और उसके चारों ओर एक साधारण बाड़ लगी हुई थी। यह एक किसान के घर की हवा से भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके चारों ओर धूल फैली हुई थी। यह एक बहुत पुरानी झोपड़ी थी और यहाँ तक कि लकड़ी भी सड़ने लगी थी। लकड़ी पर लगे मूल रून उखड़ने लगे थे। सिद्धार्थ जानता था कि यह रून ही थे जिन्होंने घर को सहारा दिया था, नहीं तो यह समय की नदी में बहुत पहले ही धूल में मिल गया होता। उसने अंदर पानी का एक घड़ा देखा, लेकिन वह पहले से ही सूख चुका था। उसने उस पर अपनी उंगली फिराई और उसे सूंघा। कितना शुद्ध जल ऊर्जा उतार चढ़ा, लेकिन अब पीछे कुछ भी नहीं बचा है। इस पानी के जार के अंदर जो कुछ था वह निश्चित रूप से उस समय एक खजाना था। सिद्धार्थ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने पानी के घड़े को हल्के से थपथपाया और हल्की सी आवाज आई। उसके रून थोड़े चमक उठे और फिर घड़ा पूरी तरह से ढह गया। पानी का घड़ा एक राजा की वस्तु के स्तर का था, लेकिन एक राजा की वस्तु के लिए भी आध्यात्मिक युवान के पोषण के बिना एक बार जब इसकी ऋणिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो यह समय के अतिक्रमण को रोकने में भी सक्षम नहीं होगा। सिद्धार्थ ने आह भरी। दीवार के किनारे एक रसोई का चूल्हा था। चूल्हे पर एक काला बर्तन रखा हुआ था। सिद्धार्थ ने बर्तन को थपथपाया और पाया कि यह अभी भी ठीक था। हालांकि उसे इसमें से थोड़ी सी भी आभा महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने अपना हाथ बर्तन पर रखा। भनभनाहट। बर्तन ने अचानक से सिद्धार्थ के आध्यात्मिक युवान को बेतहाशा अवशोषित करना शुरू कर दिया। उस पर लगी जंग धीरे धीरे गिरने लगी। यह एक खजाना है। सिद्धार्थ हैरान और खुश था। इस बर्तन में अभी भी एक आइटम स्पिरिट थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया क्योंकि यह उसकी आध्यात्मिक युवान को भयावह दर से अवशोषित कर रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में प्यास से मर रहा हो और आखिरकार उसे पानी का स्रोत मिल गया हो। कुछ ही सांसों में बर्तन ने सिद्धार्थ के आध्यात्मिक युवान का 10वां हिस्सा सोख लिया। हे, यह काला बर्तन निश्चित रूप से कुछ अच्छा है। मैं इसे ले रहा हूं। सिद्धार्थ ने बर्तन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सिद्धार्थ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण सा दिखने वाला काला बर्तन इतना भारी होगा कि वह एक पहाड़ जैसा होगा। यह काला बर्तन साधारण नहीं हो सकता। सौभाग्य से मैं इसके रून पूरी तरह से विफल होने से पहले ही यहाँ आ गया, अन्यथा यह भी सड़ जाता। सिद्धार्थ ने अपनी किस्मत को धन्य कहा। समय बीतने के कारण ब्लैक पॉट के रून ढहने की कगार पर पहुंच गए थे। एक बार जब किसी आइटम के रून ढह जाते तो राजा का आइटम भी स्क्रैप मेटल से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। अभी अभी सिद्धार्थ के आध्यात्मिक युवान ने इसे कगार से बचा लिया था, लेकिन यह बर्तन किस स्तर का खजाना था यह देखने के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह ठीक नहीं हो जाता। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मौत से राहत मिल गई है। सिद्धार्थ को इसे इस्तेमाल करने से पहले लंबे समय तक लगातार पोषण देने की जरूरत होगी, लेकिन अभी उसके पास इतना समय नहीं है। पानी का घड़ा, मिट्टी का चूल्हा, काला बर्तन, इन सब की वजह से यह कमरा किसी आम किसान के घर जैसा लग रहा था। दूसरे दरवाजे को खोलते ही उसे ईंटों का बिस्तर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर परिवार के कई औजार रखे होने चाहिए थे, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल का ढेर था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की और अपने आसपास के माहौल को महसूस किया।
उसने आह भरी। यह वास्तव में कोई विरासत नहीं थी। यह संभवतः इस छोटी सी दुनिया के मालिक की बचपन की याद थी। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया के मालिक ने इस छोटे से घर को अपनी यादों के संग्रह के रूप में इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ ने धूल के कुछ ढेर देखे थे जो बच्चों के खिलौने लग रहे थे। एक साधारण कृषक परिवार के बच्चे का खेती के मार्ग पर कदम रखना और अमर दुनिया में पहुंचना निश्चित रूप से उसका जीवन अद्भुत रहा होगा। लेकिन इस घर की हवा से भी ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति भी बहुत अकेला रहा होगा। उन्होंने अपनी जवानी की यादों को अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल किया होगा। कुछ देर तक ध्यान से इधर उधर देखने पर उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं दिखा। उसने कुछ खेती के औजार देखे जो राजा के सामान होने चाहिए थे, लेकिन उनके रून पहले ही अपना असर खो चुके थे और वे जंग खाकर कबाड़ धातु बन गए थे। एक बार फिर से इधर उधर घूमकर यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई खजाना नहीं है, सिद्धार्थ वहां से चला गया। वह अभी घर से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि दो लोग उसे घूर रहे हैं। ये दोनों ही फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे जो अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। उनके शरीर से एक शक्तिशाली स्वर्गीय दाव दबाव आया और उनकी आभा के आधार पर सिद्धार्थ ने उन्हें छठी श्रेणी के दिव्य व्यक्ति माना। उनके वस्त्र के सामने एक अमर अक्षर अंकित था, झो, जिसका अर्थ था कि वे 4 प्राचीन राष्ट्रों में से एक ग्रैंड झो से थे। उसे मार डालो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अचानक एक साथ हमला कर दिया। तलवार की रोशनी बिजली की तरह चमकी और उन्होंने तुरंत जानलेवा वार करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने अपने हाथ बढ़ाए और उनकी दोनों तलवारें पकड़ लीं। वह उन्हें ठंडी निगाहों से घूरने लगा। वे दोनों चौंक गए। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से हमला किया था, इसलिए वे ऊर्जा जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन यह हमला अभी भी उनके चरम का 80% था। इसके अलावा उनकी तलवारें असाधारण रूप से तेज थीं, क्योंकि वे दोनों राजा की वस्तुएं थीं। लेकिन उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति, जिसके पास कोई स्वर्गीय दांव आभा भी नहीं थी, उन्हें अपने नंगे हाथों से पकड़ने में सक्षम था। अगले जन्म में इतना लालची मत बनो, सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी और हल्के से आगे बढ़ा। उनके हाथों में तलवार की मुठभेड़ उनकी छाती में जा लगी, जिससे वे सीधे शरीर और आत्मा से मर गए। उनके शरीर जमीन पर गिर गए, उनकी आंखें बेजान और अभी भी सदमे से भरी हुई थीं। उनकी छाती में मुट्ठी भर छेद हो गया था। सिद्धार्थ ने अपनी स्थानिक अंगूठियां लेकर देखा और अंदर कुछ भी मूल्यवान नहीं देखा। सबसे मूल्यवान वस्तुएं उनके 2 हथियार थे। अपनी तलवारें रखकर उसने अपने हाथ थपथपाए और जंगल से बाहर निकल गया। ग्रैंड झो के इन 2 विशेषज्ञों ने सिद्धार्थ को एक चेतावनी दी और अब उसने छिपकर हमला होने से बचने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया। जिया युनफेंग के शब्द पूरी तरह से सही थे। जब तक यह काफी आकर्षक था, जब तक वे काफी मजबूत थे, तब तक गठबंधन बकवास था। उन दोनों ने उन नियमों की परवाह किए बिना उसे तुरंत मारने का फैसला किया था। इस समय चारों प्राचीन राष्ट्रों के योद्धा अपने अपने मार्गों की खोज में अपने अपने स्थानों से जाल की तरह फैल रहे थे। ऐसी कई जगहें थीं जहां वे एक दूसरे से मिल सकती थीं, लेकिन अवसर ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें लोग सिर्फ खोजने से पा सकें। यह व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता था। मंदरा घास। सिद्धार्थ अचानक एक चट्टान की चोटी पर उड़ गया। वहां 1 फुट लंबी दांतेदार वनस्पति थी। यह 9वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री थी, मंदार घास। सच में इसे दवा नहीं बल्कि जहर कहा जाना चाहिए। इसे आसानी से मंदार फूल के साथ भ्रमित किया जा सकता था, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लेकिन मंदार घास कभी नहीं खिलती। परागण के बिना यह अपना खुद का फल पैदा कर सकता था। लेकिन यह फल सोयाबीन की तरह था और यह लाल और हरे रंग के बीच बदलता रहता था। यह बहुत जहरीला था। अगर कोई व्यक्ति इसे खा लेता तो उसका शरीर तेजी से फूल जाता और फट जाता। लेकिन सिद्धार्थ की नजर में यह दिव्य औषधि थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका फल उसकी कोशिकाओं को तेजी से फुला सकता था। सामान्य लोग इसे सहन नहीं कर पाते थे और वे फट जाते थे, लेकिन वह अलग था। वह अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए मंदार घास की शक्ति उधार ले सकता था। फिर वह 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट की शक्ति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो जाता। हालांकि इस तरह की मजबूती सीमित थी, लेकिन उसके भौतिक शरीर की ताकत को सिर्फ 10% तक बढ़ाना ही अच्छा होगा। अन्यथा शक्ति होने पर भी उसे मुक्त न कर पाना उसे पागल कर देगा। यह ऐसा था जैसे किसी व्यक्ति के पास 10,000 पाउंड की ताकत हो, लेकिन उसका भौतिक शरीर सिर्फ 1,000 पाउंड का बल ही झेल सकता था। वे युद्ध में अपनी असली ताकत दिखाने में असमर्थ थे और यह बहुत निराशाजनक था। मंदार घास को अपने आदिम अराजकता वाले स्थान पर रखते ही सिद्धार्थ का दिल अचानक कांप उठा और उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट हो गया हो, 30 मीटर दूर दिखाई दे रहा हो। सिद्धार्थ जहां खड़ा था ठीक वहीं एक तलवार दिखाई दी। हालांकि सिद्धार्थ ने पहले ही पल में प्रतिक्रिया कर दी थी, फिर भी तलवार ने उसकी पीठ को काट दिया, जिससे आधा फुट लंबा घाव हो गया। खून उसके लबादे से नीचे बह गया। यह तलवार बिना किसी चेतावनी के आई थी। यह बिना किसी शोर के और बिना किसी हत्या के इरादे के आई थी। सिद्धार्थ को इसका एहसास तभी हुआ जब यह उसके कपड़ों में घुस गई। यह एक बहुत ही भयानक हमला था जो किसी व्यक्ति की जान ले सकता था, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वह खतरे में है। सिद्धार्थ को तुरंत अपनी पीठ से सुन्न होने जैसा एहसास हुआ। यह स्पष्ट था कि इस तलवार में जहर लगाया गया था ताकि उसकी नसों को सुन्न किया जा सके और उसकी हरकतें धीमी की जा सकें। सिद्धार्थ अभी एक तरफ उड़कर गया ही था कि एक और आकृति उसके बगल में प्रेत की तरह प्रकट हुई, उस पर तलवार से वार कर रही थी। हवा में रोशनी भर गई। सिद्धार्थ ने सूंघकर आदिम अराजकता मन का घुमाया। सुन्नता की अनुभूति तुरंत गायब हो गई और ब्लड ड्रिंकर उसके हाथों में प्रकट हो गया। सिद्धार्थ को पहले से ही पता था कि उसके विरोधी कौन हैं। इतने शक्तिशाली साधना आधारों के साथ, इतनी भयानक हत्या कलाओं के साथ और अपनी तलवारों में जहर डालने के लिए इतने बेशर्म होने के साथ वे केवल ब्लड किल हॉल से ही हो सकते थे। जैसे ही ब्लड ड्रिंकर उस व्यक्ति से मिलने वाला था, सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपनी मुट्ठी एक तरफ पटक दी। धमाका! सिद्धार्थ की मुट्ठी से एक छिपी हुई तलवार उड़ गई और अंतरिक्ष में दरार पड़ गई, जिससे एक और आकृति प्रकट हुई। जब उसकी मुट्ठी ने इस छिपकर हमला करने वाली तलवार को रोक दिया, तो पिछली तलवार जो आकाश में ज्वलंत प्रकाश फैला रही थी, गायब हो गई और एक अन्य तलवार ने एक अकल्पनीय कोण से उसकी छाती पर वार किया। सिद्धार्थ को आखिरकार एहसास हुआ कि उस व्यक्ति ने जो चकाचौंध करने वाली रोशनी फैलाई थी, वह उसकी इंद्रियों को अवरुद्ध करने के लिए थी। यह असली जानलेवा प्रहार नहीं था। इस हमले की सबसे बुरी बात यह थी कि हमलावर एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तलवार ने सिद्धार्थ को छलनी कर दिया। उस पर लगे जहर के कारण उसका शरीर सुन्न हो गया। उसका आधा हिस्सा अब उसकी आज्ञाएं नहीं सुन रहा था। उसी समय तलवार के भीतर की ऊर्जा उसके शरीर के भीतर फूटने वाली थी। अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ के पास एक भी लाश नहीं बचेगी। ये दोनों बेहद भयानक हत्यारे थे। उनके सहयोग के कारण सिद्धार्थ के पास अपनी पूरी शक्ति मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं था। अपने शरीर में तलवार के वार से सिद्धार्थ की आधी जान जा चुकी थी। मर जाओ! जैसे ही हत्यारे की शक्ति उसकी तलवार से बाहर निकलने वाली थी, उसने अपने माथे पर दर्द का एक झोंका महसूस किया। किसी अज्ञात बिंदु पर सिद्धार्थ ने अपने रक्तलाल कृपाण को उसके माथे पर दबाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। सिद्धार्थ का वर्तमान भाव भयावह रूप से शांत था। वह उस तलवार को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था जो आत्मघाती कदम उठाते हुए उस व्यक्ति को मारने के लिए उसके शरीर में घुस रही थी। हत्यारे ने मुंह बिचकाकर पीछे हट गया। वह एक पल में ही दसियों मीटर दूर दिखाई दिया और आश्चर्यजनक रूप से सिद्धार्थ को मारने का इरादा छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही वह पीछे हटा, एक और तलवार ने सिद्धार्थ की पीठ पर वार किया। एक तलवार के पीछे हटने और दूसरी तलवार के हमला करने के बीच जरा सी भी जगह नहीं थी। बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन जैसे ही वह तलवार सिद्धार्थ के शरीर को भेदने वाली थी, एक ड्रैगन की दहाड़ ने हवा को भर दिया और एक बिजली का ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ, जिससे वह व्यक्ति उड़ गया। सिद्धार्थ बिजली के ड्रैगन के सिर पर खड़ा था, हवा में उड़ रहा था। वे दोनों इस बात से स्तब्ध थे कि उन्होंने अपने संयुक्त हमले से सिद्धार्थ को नहीं मारा। हालांकि मैं आपके ब्लड किल हॉल को नीची नजर से देखता हूं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा, क्योंकि वह अपनी चोट को देख रहा था। सिद्धार्थ, तुमने भी हमें चौंका दिया। हम दोनों ने पहले कभी किसी लक्ष्य की हत्या करने में असफलता नहीं पाई है, उनमें से एक ने कहा। उसने धीरे से अपनी टोपी उतारी और दूसरे ने उसकी नकल की। उनकी हरकतें बिल्कुल एक जैसी थीं। तो यह वही था। दिलों से जुड़े जुड़वा भाई, आप एक व्यक्ति को दूसरे की हत्या की मंशा को अवशोषित करने की अनुमति देते हैं ताकि इसे महसूस न किया जा सके। नतीजतन आपके हमले को वास्तव में रोका नहीं जा सकता। कमाल है, सिद्धार्थ ने प्रशंसा करते हुए ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाया। हालांकि उसे ब्लड किल हॉल की शैली नापसंद थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ये जुड़वा बच्चे बहुत डरावने थे। उन्होंने उसे लगभग मार ही डाला था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह लापरवाह था। उसकी दिव्य भावना हर समय सक्रिय थी और वह 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट को प्रसारित कर रहा था, लेकिन उसने अभी भी उन दोनों को महसूस नहीं किया था।
यह उनकी असली चौंकाने वाली क्षमता थी। हालांकि इस तरह की क्षमता को दोहराया नहीं जा सकता था। जब एक व्यक्ति ने हमला किया तो दूसरे ने उनकी हत्या की मंशा को अवशोषित कर लिया, जिससे यह हुआ कि 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट भी हमले को महसूस नहीं कर पाया। यह वास्तव में सिद्धार्थ की प्रशंसा के योग्य था। ऐसा लगता है कि चूंकि तुम तुरंत भागे नहीं, इसलिए तुम आमने सामने की लड़ाई में आश्वस्त हो। तो उस लड़ाई से पहले क्या तुम मुझे अपनी संख्या बता सकते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। दोनों ने एक साथ अपनी बाहें फैलाईं, जिससे 2 संख्याएं प्रकट हुईं। वे दोनों संख्याएं 10 थीं। दूसरे शब्दों में, ये दोनों हत्यारे ब्लडकिल 10 थे। जब हमें तुम्हें मारने का आदेश मिला तो हम थोड़े नाखुश थे। हमने कभी भी हमसे कम खेती के आधार वाले लोगों को नहीं मारा, लेकिन सौभाग्य से तुमने हमें निराश नहीं किया। अन्यथा भले ही हमने तुम्हें मार दिया हो, यह हमारे जीवन पर एक कभी न मिटने वाला दाग होता, उनमें से एक ने कहा। सिद्धार्थ को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी भयानक हत्या कला के बावजूद वे केवल 10वें स्थान पर थे। क्या ब्लडकिल हॉल के पास वास्तव में इतना शक्तिशाली आधार था? लेकिन उनके अहंकार को सुनकर वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, दाग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम बेशर्म नीच हत्यारों को दागों की परवाह है। लोगों को मारने के लिए तुम कोई भी तरीका अपनाओगे। लाभ के लिए तुम अपने पिता, माता और पत्नी को भी मार डालोगे। तुम लापरवाही से ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? तुम समझ नहीं रहे हो। यही हत्या की कला है। केवल क्रूर बल पर निर्भर रहकर लड़ने में कोई रहस्य नहीं है। इसमें कुछ कौशल और तनाव जोड़े बिना यह हत्या के लिए एक निंदा है, उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ऐसे दिमागहीन बेवकूफों से बात करने की जहमत नहीं उठा सकता। मैं तुमसे पूछता हूं, एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो ब्लडकिल हॉल मेरे पीछे किस तरह के हत्यारे भेजेगा? रैंक 8 सेलेस्टियल, सिद्धार्थ ने पूछा। यदि आप हमें मार सकते हैं तो आपके पीछे 9वीं श्रेणी के दिव्य प्राणी आएंगे, क्योंकि हम पहले से ही 8वीं श्रेणी के दिव्य प्राणी हैं। दोनों की छिपी हुई आभा धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्वर्गीय दाव ऊर्जा ने भयावह दबाव के साथ हवा को भरना शुरू कर दिया। हम 10वें स्थान पर हैं, जबकि 9वें स्थान पर रहने वाला पहले से ही 9वें स्थान का सेलेस्टियल है। दूसरे शब्दों में, हम दोनों 9वें स्थान के सेलेस्टियल से नीचे के सबसे शक्तिशाली हत्यारे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वे इस क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए आप उनसे नहीं टकराएंगे, और दूसरा, आप हम दोनों के कारण मर जाएंगे, इसलिए आपको अन्य हत्यारों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी नजर में सिद्धार्थ पहले से ही एक जार में फंसा कछुआ था। वे जरा भी घबराए हुए नहीं थे। उनका यह आत्मविश्वास उन अनगिनत आत्माओं से आया था जो उनके ब्लेड के नीचे मर चुकी थीं। तो फिर चलो देखते हैं। मुझे अपने ब्लडकिल हॉल की अद्भुत कलाएं दिखाओ। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच, ग्रीन ड्रैगन युद्ध कवच। सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी उसके पीछे घूम गई, उसकी आंखों में 4 सितारे दिखाई दिए और उसके शरीर पर हरे रंग के तराजू छा गए। बरसर्क ऊर्जा ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। दोनों के दिल कांप उठे। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि सिद्धार्थ का साधना आधार बेहद दबंग था और उसकी शक्ति को बेहद भयानक स्तर पर ले जाएगा, फिर भी उन्होंने उसकी शक्ति के इस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। देर न करते हुए 8वीं श्रेणी के दिव्य प्राणियों की अभिव्यक्तियां फूट पड़ी और आश्चर्यजनक रूप से उनके माथे पर 2 रक्तरंग के रंग दिखाई दिए। ये रक्तरंग के रून अपनी अभिव्यक्तियों के साथ जुड़ गए। 8वीं श्रेणी के दिव्य की अभिव्यक्ति पहले से ही काफी भयानक थी, लेकिन अब उनकी अभिव्यक्तियां गड़गड़ाहट करने लगीं और भी अधिक शक्ति उत्सर्जित करने लगीं। धमाका! सिद्धार्थ की तलवारें उनकी तलवारों से टकरा गईं। सिद्धार्थ को झटका इस बात से लगा कि ताकत के मामले में भी वह उनसे कोई बढ़त नहीं पा सका। अब वह समझ गया कि उनके स्वरूप में परिवर्तन के कारण वे ऐसी शक्ति का विकास कर सकते हैं जो सामान्य श्रेणी 8 के दिव्य प्राणियों से कहीं अधिक है। सिद्धार्थ, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। उनमें से एक ने हवा में पैर पटका और एक छाया में तब्दील हो गया। सिद्धार्थ की ओर गोली चलाई, उसकी तलवार उस पर वार कर रही थी। धमाका! सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि इस तलवार के पीछे इतनी ताकत थी कि वह उड़ गया और उसे लगभग खून की खांसी आ गई। उसका हाथ अब थोड़ा सुन्न हो गया था। उसके सदमे को देखते हुए उस व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, हम दोनों न केवल अपने मन को जोड़ सकते हैं, बल्कि हमारे स्वर्गीय दाव प्रकटीकरण भी। जब वह हमला नहीं कर रहा है तो मैं उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं, और जब मैं हमला नहीं कर रहा हूं तो वह मेरी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। मुझे बताओ, तुम हमारे खिलाफ कैसे लड़ सकते हो?
बस शांति से मरो। जो लोग किलर गॉड की निंदा करते हैं उन्हें किलर गॉड की सजा मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ ने पहली बार ऐसी भयानक संयोजन कलाओं के बारे में सुना था। हालांकि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ थे। यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी अपने दिमाग को जोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते, और यदि वे ऐसा कर भी लें तो क्या वे दोनों इतने शक्तिशाली प्रतिभाशाली हो सकते हैं। ब्लड ड्रिंकर हवा में नाचने लगा और सिद्धार्थ के अमर प्लेटफॉर्म सक्रिय हो गए, जिससे उसे अनंत ऊर्जा मिली। एक बार फिर उसे लगा कि उसकी शक्ति उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा है, और एक खट्टी सुन्न भावना दिखाई दी। यह एक संकेत था कि अगर वह अपने अमर प्लेटफॉर्म की शक्ति का उपयोग करना जारी रखता है तो उसका शरीर ढह जाएगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसकी शक्ति का 80% ही सीमा थी। इससे अधिक होने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि वह और अधिक शक्ति का उपयोग करता तो वह भी इससे घायल हो जाता। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक नुकसान उठाता और न केवल आदिम अराजकता स्थान में जीवन ऊर्जा बर्बाद करता, बल्कि यह उसकी कमजोरी को भी उजागर करता। मुख्य समस्या यह थी कि उनके हमले बिल्कुल निर्बाध थे। उनके पास कोई बड़ा कदम उठाने का कोई मौका नहीं था। स्टारफॉल या स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप की तो बात ही छोड़िए, वह स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप को भी सामने लाने में सक्षम नहीं था, और उसे इस्तेमाल करने में उसे मूलतः शून्य समय लगा। यद्यपि कास्टिंग समय को यथासंभव कम कर दिया गया था, लेकिन अपार अनुभव वाले इन भयानक हत्यारों के सामने उनकी सभी बड़ी चालें बाधित हो गईं, जिससे उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर यह एक के खिलाफ एक मुकाबला होता तो सिद्धार्थ के पास दूरी को अलग करने और अपनी शक्तिशाली चालों में से एक को उजागर करने के कई तरीके होते, लेकिन इस 2 के खिलाफ 1 में उसके पास कोई मौका नहीं था। यह इसके विपरीत था। उनके 2 शक्तिशाली रैंक 8 दिव्य अभिव्यक्तियों के साथ एक समय में एक व्यक्ति का समर्थन करते हुए वह एक बहुत ही नुकसान में था। वे दोनों अपनी इच्छानुसार शक्तिशाली चालें चल सकते थे, जबकि सिद्धार्थ केवल सरल चालों का उपयोग करके उन्हें रोक सकता था। यह बहुत ही उदास करने वाला था, लेकिन वह इस मामले में असहाय भी था। इसके अलावा सिद्धार्थ उनके चिड़चिड़े मुंह से क्रोधित था। वे लगातार कुछ बुरे शब्द बोल रहे थे। सच में यह भी एक युक्ति थी। किसी व्यक्ति को क्रोधित करके और उसके दिमाग को विचलित करके उसके लिए घातक रास्ता खोलना आसान हो जाता। सिद्धार्थ, इतना बेकार संघर्ष मत करो। आज तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, उनमें से एक ने कहा जब उसकी तलवार गिर गई। उन दोनों की अभिव्यक्ति ने उसे शक्ति दी। यह मूल रूप से धोखा था। भाड़ में जाओ। सिद्धार्थ के जूते अचानक चमकने लगे और एक ही कदम में वह उस व्यक्ति की नजरों से ओझल हो गया। उसने सिर्फ एक आकृति देखी जो उसके जुड़वा भाई की ओर बढ़ रही थी। सावधान, वह तुम्हारे पास आ रहा है। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को अपने जुड़वा भाई के उपयोग के लिए फैला दिया। सावधान, उसने अभी ऐसा ही किया था जब उसने अपने भाई की चेतावनी सुनी। उफ! उस व्यक्ति की कमर कटने से खून बहने लगा। अभी अभी सिद्धार्थ ने अपने पैरों पर किंग आइटम फर बूट्स को सक्रिय किया था, जिससे उसकी गति एक पल में चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन उसने दूसरे हत्यारे पर हमला नहीं किया था, बस हवा में उड़ गया था। इस व्यक्ति ने जो आकृति देखी थी वह सिर्फ कुछ वस्त्र थे जिन्हें सिद्धार्थ ने फेंक दिया था। चूंकि वह बहुत तेज चला था, इसलिए उसने सिर्फ एक आकृति को चलते हुए देखा था और वह यह नहीं बता पाया था कि यह सिर्फ कपड़े थे। एक बार जब वह धोखा खा गया तो सिद्धार्थ उसके पीछे आ गया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। शुरू में सिद्धार्थ ने सोचा था कि यह उसे मार देगा, लेकिन जैसे ही उसकी कृपाण ने उसे काट दिया, उसने जो स्वर्गीय दाव ऊर्जा बिखेरी थी वह अब वापस आ गई और इसने सिद्धार्थ की अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। नतीजतन वह उसे पूरी तरह से नष्ट किए बिना केवल आधे में काटने में कामयाब रहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ दोबारा हमला कर पाता, दूसरे हत्यारे की तलवार नीचे गिर गई। स्पेस ने उसके हमले के साथ पागलों की तरह मुड़ना शुरू कर दिया और वह स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ को उसे रोकने के लिए मजबूर करने पर आमादा था ताकि उसके जुड़वा को कुछ सांस लेने की जगह मिल सके। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। यह चमकने लगा और सीधे उसकी तलवार से जा टकराया। उसी समय ब्लड ड्रिंकर ने दूसरे हत्यारे की ओर वार किया जिसने अभी अभी उसके शरीर को फिर से जोड़ा था। क्या जब सिद्धार्थ ने अपने आर्म गार्ड से उसे रोका तो उसने अचानक एक कोमल ऊर्जा को महसूस किया जो उसके शरीर को एक तरफ धकेल रही थी। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ वाकई अद्भुत थे। जिस क्षण तलवार ने उसके हाथ के रक्षक पर वार किया, हत्यारे ने अपनी चाल बदल ली। एक सीधे भयंकर वार से एक अवशोषणकारी चाल में बदल गया, जिससे उसकी कृपाण अपने मूल मार्ग से भटक गई।
परिणामस्वरूप जिस हत्यारे सिद्धार्थ पर हमला कर रहा था वह उड़कर गिर गया। उसने बेतहाशा खून की उल्टी की, उसका शरीर दरारों से भर गया। सिद्धार्थ ने अफसोस के साथ आह भरी। वह उसे मारने से बस थोड़ा ही दूर रह गया था। रक्तहत्या जीवन समाप्ति / दूसरा हत्यारा हैरान था। अभी अभी उसका जुड़वा लगभग मारा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इतनी अच्छी तरह से जवाबी हमला कर पाएगा। क्रोध में उसकी तलवार अचानक प्रकाश के साथ फट गई। स्प्लिट द हेवंस 4। लेकिन इस तरह की अंतिम चाल का उपयोग करने से सिद्धार्थ को अपनी चाल के लिए भी समय मिल गया। इसके बारे में सोचे बिना उसने सीधे स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का उपयोग किया। एक विशाल कृपांशवी हवा में फट गई। ऐसा लग रहा था कि वह सितारों की नदी को काट सकती है। धमाका! उनके हमले एक साथ टूट पड़े। इस लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद यह उनकी अंतिम चालों का पहला टकराव था। जमीन फट गई और क्यूई तरंगे भड़क उठीं। दोनों ने मुंह से खून उगल दिया। दूसरे हत्यारे के लिए, हालांकि वह पहले ही काफी दूर भाग चुका था, फिर भी वह क्यूई तरंगों से मारा गया और हवा में उड़ गया, जिससे बेतहाशा खून की उल्टी हुई। वह बेहोश हो गया। सिद्धार्थ अब खून से लथपथ था और उसने अपनी किस्मत को धन्य माना कि उसने स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप को मुक्त करने के लिए अपने अमर प्लेटफार्मों का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया था। अगर उसने पहले की तरह चौथा इस्तेमाल किया होता तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता, अगर मर नहीं जाता। इस भीषण युद्ध के बाद वह थोड़ा थोड़ा हाँफ रहा था। उसने अपने आध्यात्मिक युवान का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था और उनके व्यावहारिक रूप से धोखा देने वाले सहयोग कलाओं के खिलाफ लड़ना बेहद परेशान करने वाला था। उसने उनकी लड़ाई शैली को संभालने के लिए आध्यात्मिक युवान का बहुत अधिक हिस्सा बर्बाद कर दिया था। सिद्धार्थ जमीन पर पैर पटकते हुए उनका पीछा कर रहा था। अभी ब्लडकिल हॉल का हत्यारा अपने बेहोश जुड़वा को उठाकर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें मारने का यह मौका कैसे छोड़ सकता था। हालांकि वह अभी 2-4 कदम ही चला था कि उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसके पैरों में पहने हुए फर के जूते चमक उठे और वह मुड़कर भाग गया।